दोस्तों जैसा कि आप सभी की मांग थी कि मैम सीटेट हिंदी का मैराथन दे दीजिए, तो दोस्तों आ गया आपके सीटेट हिंदी का मैराथन। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और क्वेश्चन के साथ जो है हम लोग उसका पूरा डिटेल देखते हुए चलेंगे। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सीधा क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। और दोस्तों सीटेट ईवीएस का जैसा कि आप सभी देख चुके होंगे, जो लोग नहीं देखे आप लोग ज़रूर देखिएगा। पार्ट 1 पार्ट 2 दो मैराथन दिया है मैंने, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और उससे रिलेटेड मॉडल पेपर भी दिया है, उसको भी आप लोग देखते रहिए। जितने मॉडल पेपर जा रहे हैं, जितने प्रैक्टिस जा रहा है, इस तरह से आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जब अटेम्प्ट करेंगे दोस्तों, तो आप एग्जाम हॉल में जब बैठेंगे तो आपको कोई क्वेश्चन नया नहीं लगेगा। तो जितने मैराथन है पहले आप उसको देख लीजिए, उसके बाद मॉडल पेपर है, प्रैक्टिस सेट है, जितनी आपको मिल रही है सब कुछ देखते जाइए। क्योंकि जब ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप लगाएंगे दोस्तों, तो आपके लिए ही अच्छा होगा, क्योंकि उसी में से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये क्लास। और आपसे यही कहूँगी दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे, जो भी लोग नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि सीटेट से रिलेटेड और ऑथेंटिक अपडेट हर क्लास आपको टाइम पर मिलती रहे। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का पहला क्वेश्चन। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को आप जितना शेयर कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थियों को जोड़िएगा। तो देखते हैं इसे। कक्षा में 2 अंग्रेजी पढ़ा रही है। सुधा जो है कक्षा 2 में अंग्रेजी पढ़ा रही है। वह आदेश और निर्देश दे रही है जिससे कि विद्यार्थी आदेशानुसार निष्पादन कर सकें। वह भाषा अधिगम के किस उपागम का अनुसरण कर रही है? यहाँ पे आपको बताना है। ऑप्शन ए है परामर्श कोश, बी है समग्र भौतिक प्रतिक्रिया, सी है संप्रेषणात्मक उपागम, डी है मानवीय उपागम। देखिए सुधा जो है वो कक्षा 2 में अंग्रेजी पढ़ा रही है। वह आदेश और निर्देश दे रही है जिससे कि विद्यार्थी आदेशानुसार निष्पादन कर सकें। वह जो है दोस्तों भाषा अधिगम के समग्र भौतिक प्रतिक्रिया उपागम का अनुसरण कर रही है। ऑप्शन बी में आप देख पा रहे हैं, समग्र भौतिक प्रतिक्रिया, ये करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रितु चाहती है कि उसके विद्यार्थी शब्दों को सही तरह से लिख सकें। शब्द रचना के किन तत्वों को समझने की जरूरत है? ऑप्शन ए है वर्तनी और पठन, बी है संयुक्तिकरण और रूपांतरण, सी है लेखन और श्रवण, डी है समानार्थी और विपरीतार्थी। रितु चाहती है कि उसके विद्यार्थी शब्दों को सही तरह से लिख सकें। शब्द रचना के किन तत्वों को समझने की जरूरत है? तो यहाँ पे दोस्तों संयुक्तिकरण और रूपांतर, ऑप्शन बी में आप देख पा रहे होंगे, संयुक्तिकरण और रूपांतरण, इसको जो है समझने की जरूरत है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। और दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आपके सेकंड शिफ्ट में पूछे गए हैं। थर्ड क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे। अनिका अपने शिक्षार्थियों की हमेशा यह मदद करती है कि वे अंग्रेजी की कक्षा में सीखे गए शब्दों को अन्य विषयों के साथ जोड़ना व प्रयोग करना सीखें। इससे उसके विद्यार्थियों को किस बात में मदद मिलेगी? ऑप्शन ए दिया है अंग्रेजी भाषा के महत्व को पुनर्बनन, बी दिया है अंग्रेजी में सीखे गए तथ्य को अन्य विषयों से संबद्ध कर पाना, सी है अंग्रेजी भाषा के प्रति बने भय को दूर करना, डी है अंग्रेजी की शब्द संपदा याद करना। जैसा कि क्वेश्चन में दिया है कि अनिका अपने शिक्षार्थियों की हमेशा यह मदद करती है कि वे अंग्रेजी की कक्षा में सीखे गए शब्दों को अन्य विषयों के साथ जोड़ना व प्रयोग करना सीखें। इससे उसके विद्यार्थियों को किस बात में मदद मिलेगी? ऑप्शन ए में दिया अंग्रेजी भाषा के महत्व को पुनर्बनन, ये नहीं होगा। बी है अंग्रेजी में सीखे गए तथ्यों को अन्य विषयों से संबद्ध कर पाना, ये दोस्तों बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रवि अपने विद्यार्थियों को ड्रामा सिखा रहा है। ड्रामे का प्रयोग करके रवि अपने विद्यार्थियों की किस तरह से मदद कर रहा है? ऑप्शन ए दिया है संवाद लेखन दक्षता विकसित करना, बी दिया है नाटक पढ़ने की दक्षता विकसित करना, सी है संप्रेषणात्मक दक्षता विकसित करना, डी है अभिनय के गुण को विकसित करना। रवि जो है अपने विद्यार्थियों को ड्रामा सिखा रहा है। ड्रामे का प्रयोग करके रवि अपने विद्यार्थियों को किस तरह से मदद कर रहा है? संवाद लेखन दक्षता विकसित करना, ये तो नहीं होगा, ये आपका नहीं होगा यहाँ पे। और बी है नाटक पढ़ने की दक्षता विकसित करना, ये भी नहीं होगा। सी दिया है संप्रेषणात्मक दक्षता विकसित करना, दोस्तों यही करेक्ट आंसर होगा, संप्रेषणात्मक दक्षता विकसित करना इसमें मदद कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुरजीत भाषा अधिगम में शब्द भंडार के महत्व को समझती है। आपके अनुसार शब्द भंडार विकसित करने की सर्वोत्तम युक्ति कौन सी है? ऑप्शन ए दिया है विद्यार्थियों को पाठ में आए
कठिन शब्दों को रेखांकित करने और उनसे वाक्य बनाने के लिए कहा जाए। बी है विद्यार्थियों को दिए गए संदर्भ के आधार पर शब्दों के अर्थ का अनुमान लगाने के लिए कहा जाए। सी है विद्यार्थियों को शब्दों की सूची बनाने और उनका अर्थ याद करने के लिए कहा जाए। डी दिया है विद्यार्थियों को कहा जाए कि जब भी किसी कठिन शब्द से सामना हो तो शब्दकोश की मदद लें। जैसा कि क्वेश्चन में दिया है, गुरजीत भाषा अधिगम में शब्द भंडार के महत्व को समझती है और यहां पे दिया गया है कि आपके अनुसार शब्द भंडार विकसित करने की सर्वोत्तम युक्ति इनमें से कौन सी है, ये आपको बताना है। विद्यार्थियों को पाठ में आए कठिन शब्दों को रेखांकित करने और उनसे वाक्य बनाने के लिए कहा जाए। बी है विद्यार्थियों को दिए गए संदर्भ के आधार पर शब्दों के अर्थ का अनुमान लगाने के लिए कहा जाए। बी दोस्तों, बी वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चॉम्स्की द्वारा प्रतिपादित भाषा अर्जन उपकरण का क्या प्रकार्य है? ऑप्शन ए दिया है अभिभावकों के प्रति समझ बनाना, बी है सार्वभौमिक व्याकरण को समझना, सी है किसी एक भाषा को समझना, डी है इस बात के प्रति समझ बनाना कि भाषा सीखना आसान है। चॉम्स्की द्वारा प्रतिपादित भाषा अर्जन उपकरण का क्या प्रकार्य है, ये आपको बताना है। अभिभावकों के प्रति समझ बनाना ये नहीं होगा, बी है सार्वभौमिक व्याकरण को समझना। ऑप्शन बी दोस्तों ये करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि चॉम्स्की के अनुसार बच्चों में भाषा अर्जन की क्षमता जो है जन्मजात होती है। बच्चों में भाषाई विकास एक काल्पनिक भाषा अधिग्रहण उपकरण द्वारा होता है। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे। सुजाता अपने विद्यार्थियों को वाक्य संरचना सिखा रही है। वह ड्रिल की विकल्प सूची का प्रयोग कर रही है। वह भाषा शिक्षण के किस उपागम का प्रयोग कर रही है? ऑप्शन ए दिया है संरचनात्मक, बी है व्याकरण अनुवाद, सी है संप्रेषणात्मक, डी है रचनात्मक। सुजाता जो है वो अपने विद्यार्थियों को वाक्य संरचना सिखा रही है। वह ड्रिल की विकल्प सूची का प्रयोग कर रही है। वह भाषा शिक्षण के किस उपागम का प्रयोग कर रही है? तो दोस्तों वो संरचनात्मक उपागम का प्रयोग कर रही है। ऑप्शन ए ही आप देख पा रहे होंगे, ये करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेखा कक्षा 1 के विद्यार्थियों को अंग्रेजी पढ़ा रही है। वह विद्यार्थियों को वस्तुओं के चित्र दिखाती है और फिर उनके नाम बताती है। रेखा क्या करने का प्रयास कर रही है? रेखा जो है कक्षा 1 के बच्चों को अंग्रेजी पढ़ा रही है। वह विद्यार्थियों को वस्तुओं के चित्र दिखाती है और फिर उनके नाम बताती है। तो रेखा इसमें से क्या करने का प्रयास कर रही है? ऑप्शन ए अपनी कक्षा को रुचिकर बना रही है, बी है अपनी चित्रकारी के कौशल का प्रदर्शन कर रही है, सी है विद्यार्थियों को नए शब्द सीखने में मदद कर रही है, डी है अपने विद्यार्थियों को पढ़ने में मदद कर रही है। अपनी कक्षा को रुचिकर बना रही है, ये तो ठीक है, लेकिन ये इसका जो है करेक्ट आंसर नहीं होगा। इसमें पूछा गया रेखा क्या करने का प्रयास कर रही है? अपनी चित्रकारी के कौशल का प्रदर्शन कर रही है, तो बिल्कुल नहीं होगा। सी है विद्यार्थियों को नए शब्द सीखने में मदद कर रही है। सी वाला ऑप्शन सबसे बेस्ट आंसर है, ये करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, सी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाषा अधिगम के संदर्भ में भाषा अर्जन उपकरण की अवधारणा किसके द्वारा प्रतिपादित की गई? ऑप्शन ए है पियाजे, बी है वॉटसन, सी है स्किनर, डी है चॉम्स्की। भाषा अधिगम के संदर्भ में भाषा अर्जन उपकरण की अवधारणा किसके द्वारा प्रतिपादित की गई है? तो दोस्तों ये चॉम्स्की द्वारा प्रतिपादित की गई है। ऑप्शन डी देख पा रहे होंगे, ये करेक्ट आंसर होगा। इसमें जो है सीखी हुई भाषा को समझने की क्षमता अर्पित करना और उसे दैनिक जीवन में प्रयोग में लाने को ही जो है भाषा अर्जन कहा जाता है, जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे। निदा अपनी कक्षा में चीता कविता का पठन व गायन करवाने से पहले चीते पर चर्चा करती है। निदा क्या करने की कोशिश कर रही है? इस क्वेश्चन में दिया गया है निदा जो है वो अपनी कक्षा में चीता कविता का पठन गायन करवाने से पहले जो है चीते पर चर्चा करती है। निदा इनमें से क्या करने की कोशिश कर रही है? ऑप्शन ए है अपने विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान को क्रियाशील बना रही है, बी है अपने विद्यार्थियों को पीठ का शीर्षक बता रही है, सी अपने विद्यार्थियों की रुचि को क्रियाशील बना रही है, डी है अपने विद्यार्थियों को बता रही है कि कविता कैसे पढ़ी जाती है। तो इसमें ये तो बताने की कोशिश कर नहीं रही है, अपने विद्यार्थियों को रुचि को क्रियाशील बना रही है। अपने विद्यार्थियों को पीठ का शीर्षक, वो अपने विद्यार्थियों को पूर्व ज्ञान को क्रियाशील बना रही है। जैसा कि बच्चों को जब पढ़ाया जाता है, जो अगले क्लास में जाते हैं, तो उनको पूर्व ज्ञान से कोई भी चीज़ समझानी है तो उससे रिलेट करके बताना है। तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे। प्रतिस्थापन यानी विकल्प सूची किसके शिक्षण में इस्तेमाल की जाती है? ऑप्शन ए है व्याकरण, बी है कविता, सी है शब्द अर्थ, डी है रचनात्मक। प्रतिस्थापन सूची जो है किसके शिक्षण में इस्तेमाल की जाती है? तो दोस्तों ये व्याकरण। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जोसेफ प्रथम पीढ़ी के शिक्षार्थियों जो पहली बार अंग्रेजी पढ़ रहे हैं को अंग्रेजी पढ़ाते समय द्विभाषिक
शब्द सूची का प्रयोग करता है वह किस सिद्धांत का प्रयोग कर रहा है? ऑप्शन ए है समग्र भौतिक प्रतिक्रिया, बी है व्याकरण अनुवाद विधि, सी है मौन विधि, डी है परामर्श कोश। जोसेफ जो है वो प्रथम पीढ़ी के शिक्षार्थियों को अंग्रेजी पढ़ाते समय द्विभाषिक शब्द सूची का प्रयोग करता है। वह किस सिद्धांत का प्रयोग कर रहा है? तो दोस्तों वो जो है व्याकरण अनुवाद विधि का प्रयोग कर रहा है। ऑप्शन बी जो है इसमें करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रोमी कक्षा 3 को पढ़ाती है। पाठ्य पुस्तक में दिए गए नाटक के शिक्षण के समय रोमी को किस विधि का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे कि उसके विद्यार्थी नाटक का आनंद ले सकें? ऑप्शन ए है सस्वर वाचन, बी है भूमिका निर्वाह, सी है मौन पठन, डी है चित्र संयोजन। रोमी जो है वो कक्षा 3 को पढ़ाती है। पाठ्य पुस्तक में दिए गए नाटक के शिक्षण के समय रोमी को किस विधि का इस्तेमाल करना चाहिए? तो दोस्तों उसको जो है भूमिका निर्वाह, ऑप्शन बी आप देख पा रहे होंगे, इसका जो है इस्तेमाल करना चाहिए। जैसा कि नाटक के शिक्षण के समय नाटक का शिक्षण करवा रही है तो इसमें भूमिका निर्वाह जरूरी होगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे। सरसरी तौर पर पठन व बारीकी से पठन किसके उपकौशल हैं? ऑप्शन ए है श्रवण, बी है वाचन, सी है पठन, डी है लेखन। सरसरी तौर पर पठन व बारीकी से पठन किसके उपकौशल हैं? तो दोस्तों ये जो है सरसरी तौर पर पठन व बारीकी से पठन जो है ये किसके उपकौशल हैं? तो ये जो है पठन होगा इसमें करेक्ट आंसर। सरसरी तौर पर पठन व बारीकी से पठन किसके उपकौशल हैं? तो ये पठन के हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, कौशल जो है दोस्तों ये 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है पढ़ना, दूसरा लिखना, तीसरा बोलना, चौथा सुनना। ठीक है, देख पा रहे होंगे संज्ञानात्मक अकादमिक भाषा निपुणता CALP यहाँ पे देख पा रहे होंगे किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है विषयों से संबंधित औपचारिक अकादमिक अधिगम, बी है अंग्रेजी साहित्य के लिए औपचारिक अकादमिक अधिगम, सी है वाद विवाद कौशल में सुधार के लिए औपचारिक अकादमिक अधिगम, डी है केवल मनोविज्ञान के लिए औपचारिक अकादमिक अधिगम। तो यहाँ पे पूछा गया है संज्ञानात्मक अकादमिक भाषा निपुणता किससे संबंधित है, ये आपको बताना है। तो ये विषयों से संबंधित औपचारिक अकादमिक अधिगम से संबंधित है। ऑप्शन ए में ही आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये दोस्तों विभिन्न सामग्री क्षेत्रों में कक्षा में उपयोग की जाने वाली शैक्षणिक भाषा या फिर भाषा में दक्षता पर केंद्रित है जिसमें अमूर्त विचारों और उच्चतर भाषा योग्यता के लिए भाषा प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संप्रेषणात्मक भाषा कक्षा में अध्यापक सबसे कम क्या इस्तेमाल करती है? ऑप्शन ए दिया है अध्यापक केंद्रित कक्षा प्रबंधन उपागम, बी है विद्यार्थी केंद्रित कक्षा प्रबंधन उपागम, सी है विषय वस्तु केंद्रित कक्षा प्रबंधन उपागम, डी है आकलन केंद्रित कक्षा प्रबंधन उपागम। तो यहाँ पे पूछा गया है संप्रेषणात्मक भाषा कक्षा में अध्यापक सबसे कम क्या इस्तेमाल करती है? सबसे कम क्या इस्तेमाल करती है ये बताया गया, पूछा गया है। तो ऑप्शन ए में है अध्यापक केंद्रित कक्षा प्रबंध उपागम, बी है विद्यार्थी केंद्रित कक्षा प्रबंध उपागम, ये तो होगा ही, विषय वस्तु केंद्रित ये भी होगा, आकलन केंद्रित ये भी होगा, यानी अध्यापक केंद्रित कक्षा प्रबंधन उपागम ये सबसे कम जो है यहाँ पे पूछा गया कम क्या इस्तेमाल करती है, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाषा शिक्षण के लिए प्रत्यक्ष विधि में किन 2 घटकों का प्रयोग किया जाता है? प्रत्यक्ष विधि में पूछा गया है किन 2 घटकों का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है श्रव्य भाषिक और श्रव्य दृश्यात्मक विधि, बी है श्रव्य भाषिक और व्याकरण अनुवाद विधि, सी है श्रव्य भाषिक विधि और संरचनात्मक उपागम, डी है श्रव्य भाषिक विधि और संप्रेषणात्मक उपागम। भाषा शिक्षण के लिए प्रत्यक्ष विधि में किन 2 घटकों का प्रयोग किया जाता है? तो प्रत्यक्ष विधि में दोस्तों श्रव्य भाषिक और श्रव्य दृश्यात्मक विधि, ऑप्शन ए ये करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लता अपनी कक्षा में 2 विद्यार्थियों अजय और आभा के बीच संवाद करवा रही है। इनमें एक विद्यार्थी को इस संवाद को आगे बढ़ाने की जरूरत है। लता किस कौशल का आकलन कर रही है? ऑप्शन ए है केवल श्रवण, बी है श्रवण एवं वाचन, सी है श्रवण एवं पठन और डी दिया है केवल वाचन। जैसा कि इस क्वेश्चन को आप लोग समझ पा रहे होंगे, लता अपनी कक्षा में 2 विद्यार्थियों अजय और आभा के बीच संवाद करवा रही है। इनमें एक विद्यार्थी को इस संवाद को आगे बढ़ाने की जरूरत है। लता किस कौशल का आकलन कर रही है? केवल श्रवण का नहीं, बी है श्रवण एवं वाचन। बी दोस्तों ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा, श्रवण और वाचन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नजमा भाषा के एक प्रश्न पत्र में प्रश्नों के काठिन्य स्तर का हिसाब लगा रही है। एक प्रश्न का काठिन्य स्तर का मूल्य 30 है। नजमा को इस प्रश्न के बारे में क्या करना चाहिए?
ऑप्शन ए है इस प्रश्न को परीक्षा प्रश्न पत्र में रखना चाहिए, बी है इस प्रश्न को परीक्षा प्रश्न पत्र से हटा देना चाहिए, सी है यह प्रश्न परीक्षा प्रश्न पत्र के लिए मध्यम रूप से कठिन होगा, डी है यह प्रश्न परीक्षा प्रश्न पत्र के लिए एक अच्छा प्रश्न है। नजमा भाषा के एक प्रश्न पत्र में प्रश्नों के कठिन स्तर का हिसाब लगा रही है। एक प्रश्न का कठिन स्तर का मूल्य 30 है। नजमा को इस प्रश्न को परीक्षा प्रश्न पत्र से हटा देना चाहिए। प्रश्न पत्र के माध्यम से बालकों के ज्ञान और भाषा कौशल का परीक्षण किया जाता है। प्रश्न पत्र ऐसा होना चाहिए जो सभी छात्रों की क्षमता के अनुकूल हो और प्रश्न पत्र का काठिन्य व्यवहारिक होना चाहिए। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन बी में देख पा रहे होंगे, इस प्रश्न को परीक्षा प्रश्न पत्र से हटा देना चाहिए। बी वाला करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मौन अवधि में शिक्षार्थी क्या करते हैं? ऑप्शन ए है भाषा के साथ कार्य करते हैं, बी है चेहरे की भाव भंगिमाएं सीखते हैं, सी है भाषा नहीं सीखते हैं, डी है भाषा के प्रति समझ नहीं बना पाते हैं। इस क्वेश्चन में दिया गया है मौन अवधि में शिक्षार्थी क्या करते हैं? भाषा के साथ कार्य करते हैं, चेहरे की भाव भंगिमाएं सीखते हैं, ये होगा आपका। भाषा नहीं सीखते हैं, डी है भाषा के प्रति समझ नहीं बना पाते हैं। ये शिक्षार्थी क्या करते हैं? तो ये भाषा के साथ कार्य करते हैं। ऑप्शन ए दोस्तों ये करेक्ट आंसर होगा इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ELL विद्यार्थी वे डैश दिया है शिक्षार्थी हैं जो दृश्यात्मक माध्यमों के द्वारा प्रस्तुत की गई सूचनाओं का लाभ उठा पाते हैं। ऑप्शन ए है दृश्यात्मक, बी है श्रव्यात्मक, सी है गद्यात्मक, डी है स्थानिक। तो यहाँ पे पूछा गया है ELL विद्यार्थी वे डैश यहाँ पे दिया गया शिक्षार्थी हैं जो दृश्यात्मक माध्यमों के द्वारा प्रस्तुत की गई सूचनाओं का लाभ उठा पाते हैं। तो दोस्तों इसमें जो ऑप्शन ए दिया गया है दृश्यात्मक शिक्षार्थी हैं जो दृश्यात्मक माध्यमों के द्वारा प्रस्तुत की गई सूचनाओं का लाभ उठा पाते हैं। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्याकरण अनुवाद है, विधि में व्याकरण कैसे पढ़ाई जाती है? ऑप्शन ए है आगमनात्मक रूप से, बी है निगमनात्मक रूप से, सी है बिना किसी व्याख्या के, डी है बनावटी रूप से। यहाँ पे दिया गया है व्याकरण अनुवाद है, विधि में व्याकरण कैसे पढ़ाई जाती है? तो दोस्तों ये कैसे पढ़ाई जाती है? निगमनात्मक रूप में। पहले जो है नियम बताया जाता है, उसके बाद जो है उदाहरण बताया जाता है। आगमनक आयाम में क्या होता है कि पहले जो है उदाहरण बताया जाता है, फिर उसके बाद जो है नियम बताया जाता है। तो यहाँ पे व्याकरण अनुवाद की बात की गई है। तो दोस्तों व्याकरण में जो है जैसा कि दिया है विधि में व्याकरण कैसे पढ़ाई जाती है, तो इसमें पहले जो है बच्चों को नियम बताया जाता है, उसके बाद उदाहरण बताया जाता है। तो बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे। हरेंद्र अपने विद्यार्थियों को कुछ फ्लैश कार्ड देता है जिन पर चित्र बने हुए हैं। वह एक वाक्य बोलता है, उस वाक्य को सुन समझकर विद्यार्थियों को फ्लैश कार्ड पर बने चित्र से मिलान करना है। हरेंद्र किस कौशल का आकलन कर रहा है? ऑप्शन ए है पठन, बी है श्रवण, सी है वाचन, डी है दृश्य रूपकता। हरेंद्र अपने विद्यार्थियों को कुछ फ्लैश कार्ड देता है जिन पर चित्र बने हुए हैं। वह एक वाक्य बोलता है, इस वाक्य को सुन समझकर, इसको आप लोग देखिएगा, एक वाक्य बोलता है, उस वाक्य को सुन समझकर विद्यार्थियों को फ्लैश कार्ड पर बने चित्र से मिलान करना है। हरेंद्र किस कौशल का आकलन कर रहा है? तो दोस्तों ये श्रवण कौशल का आकलन कर रहा है। भी यहाँ पे साफ साफ दिया है सुन समझकर, तो आप क्वेश्चन पे ध्यान दिया करिए, इस तरह से आपका आंसर ऐसे ही मिल जाएगा। इस क्वेश्चन देखते हैं। नीलम अपने विद्यार्थियों को एक टेस्ट देती है। वह उन्हें एक वाक्य देती है जिसमें कोई एक शब्द रेखांकित शब्द का विलोम शब्द बताओ। वह भाषा के किस उप कौशल की परीक्षा ले रही है? ऑप्शन ए है श्रवण, बी है पठन, सी है शब्द भंडार, डी है व्याकरण। नीलम अपने विद्यार्थियों को एक टेस्ट देती है। वह उन्हें एक वाक्य देती है जिसमें कोई एक शब्द रेखांकित शब्द का विलोम शब्द बताओ। वह भाषा की किस उपकौशल की परीक्षा ले रही है? तो दोस्तों ये शब्द भंडार। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों आप में से बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जो क्लास तो ले रहे हैं, प्रॉपर वीडियो देख रहे हैं, मगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आप लोग कर लीजिए। और प्लीज़ वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि हर अभ्यर्थी तक पहुंच सके। इस तरह से जो है आपको हर क्लास की अपडेट जो है टाइम पर मिलेगी। जो भी सीटेट के द्वारा कोई न्यूज़ आती है, कोई अपडेट आती है, तो वो मैं तुरंत आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। तो अगर आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, तो आपको हर नोटिफिकेशन टाइम पर मिलेगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे। निर्देशित पठन की मनोवैज्ञानिक उत्पत्ति किससे संबंधित है? ऑप्शन ए दिया गया है वाइगोस्की का निकटस्थ विकास का क्षेत्र, बी है पियाजे का अधिगम सिद्धांत, सी है थॉर्नडाइक का अधिगम सिद्धांत, डी है स्किनर का संक्रियात्मक अनुकूलन। निर्देशित पठन की मनोवैज्ञानिक उत्पत्ति किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये जो है
वाइगोस्की का निकटस्थ विकास का क्षेत्र इससे संबंधित है। ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूनम अपने विद्यार्थियों को शब्दों में निहित तुकबंदी वाली ध्वनियों की पहचान करने के लिए कहती है। इस क्रिया द्वारा वह अपने विद्यार्थियों के किस पक्ष को मजबूत कर रही है? ऑप्शन ए है ध्वन्यात्मक जागरूकता, बी है आकृति विज्ञान मूलक जागरूकता, सी है लिपि विज्ञान मूलक जागरूकता, डी है व्याकरण जागरूकता। पूनम जो है अपने विद्यार्थियों को शब्दों में निहित तुकबंदी वाली ध्वनियों की पहचान करने के लिए कहती है। इस क्रिया द्वारा वह जो है अपने विद्यार्थियों के ध्वन्यात्मक जागरूकता पक्ष को मजबूत कर रही है। तो ऑप्शन ए ही आप देख पा रहे यही करेक्ट हो जाए, ध्वन्यात्मक जागरूकता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुधा अपने विद्यार्थियों के समक्ष प्रवाह पठन का आदर्श रूप प्रस्तुत करना चाहती है। उसे अपनी कक्षा में किस पठन युक्ति का क्रियान्वयन करना चाहिए? ऑप्शन ए दिया गया है सरकारी तौर पर पठन, बी है बारीकी से पठन, सी है मौन पठन, डी है ऊंचे स्वर में सस्वर पठन। सुधा अपने विद्यार्थियों के समक्ष प्रवाह पठन का आदर्श रूप प्रस्तुत करना चाहती है। इसके लिए उसे अपनी कक्षा में ऊंचे स्वर में यानी सस्वर पठन विधि का क्रियान्वयन करना चाहिए। तो ऑप्शन डी में आप देख पा रहे ऊंचे स्वर में पठन या सस्वर पठन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। विद्यार्थियों को नई नई शब्दावली सीखने सिखाने के लिए युक्तियां सीखनी क्यों जरूरी हैं? ऑप्शन ए है जिससे कि विद्यार्थी अपने आप नई शब्द संपदा सीख सकें, बी है जिससे कि विद्यार्थी सीखे गए शब्दों को याद रख सके, सी है जिससे कि विद्यार्थी नई भाषा अर्जित कर सके, डी है जिससे कि विद्यार्थी अच्छे अधिगमकर्ता बन सके। विद्यार्थियों को नई नई शब्दावली सीखने सिखाने के लिए युक्तियां सिखानी क्यों जरूरी है? जिससे कि विद्यार्थी अपने आप नई शब्द संपदा सीख सके। ऑप्शन ए ही इसमें करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपकी नियुक्ति माध्यमिक स्तर पर भाषा अध्यापक के रूप में होती है। कक्षा में आपकी क्या भूमिका रहेगी? ए है आप यह निर्णय लेना चाहेंगे कि क्या और कैसे पढ़ाना है, बी है आप सीखने के लिए स्थितियों का सृजन करना चाहेंगे और विद्यार्थियों को सीखने के अवसर देंगे, सी दिया शिक्षार्थियों के सामने विषय सामग्री प्रस्तुत करना चाहेंगे, डी दिया है एक संस्थापक के रूप में कार्य करना चाहेंगे और आवश्यकता अनुसार संकेत मदद देंगे। इस क्वेश्चन में दिया गया आपकी नियुक्ति जो है माध्यमिक स्तर पर भाषा अध्यापक के रूप में होती है। कक्षा में आपकी क्या भूमिका रहेगी? ए है आप यह निर्णय लेना चाहेंगे कि क्या और कैसे पढ़ाना है। ये तो होगा ही आपका कि क्या चीजें कैसे पढ़ानी है। और उसके बाद बी दिया है आप सीखने के लिए स्थितियों का सृजन करना चाहेंगे और विद्यार्थियों को सीखने के अवसर देंगे। ये भी होगा। सी है शिक्षार्थियों के सामने विशेष सामग्री प्रस्तुत करना चाहेंगे। इसको भी देख लेते हैं। डी है एक संस्थापक के रूप में कार्य करना चाहेंगे और आवश्यकता अनुसार संकेत मदद देंगे। तो दोस्तों ऑप्शन ए जो है इसमें जैसा दिया गया आपकी नियुक्ति माध्यमिक स्तर पर भाषा अध्यापक के रूप में होती है। कक्षा में आपको क्या भूमिका रहेगी? ये आपका करेक्ट होगा, बी करेक्ट होगा, सी आपका नहीं होगा, इसमें डी करेक्ट होगा। यानी ए बी और डी ये किस ऑप्शन में आप देख पा रहे हैं? ऑप्शन डी में देख पा रहे होंगे ए बी और डी, ये ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों प्लीज वीडियो को ज्यादा शेयर कर दीजिए क्योंकि बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जो अभी तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उनको मिल नहीं पाए हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए वो डिमांड कर रहे थे। तो आप लोग प्लीज ज्यादा शेयर करिएगा ताकि हर स्टूडेंट तक ये सारे क्लासेज जो हैं सारे वीडियो हम तक पहुंच सकें। और दोस्तों नए हो चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर नोटिफिकेशन सीटेट से रिलेटेड हर अपडेट आपको टाइम पर मिले। पहला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, सभी बच्चे उन गतिविधियों द्वारा अभिप्रेरित होते हैं। ऑप्शन ए दिया गया है जिनकी योजना वयस्क द्वारा बनाई जाती है, बी है जिनकी योजना बच्चों द्वारा बनाई जाती है, सी है जो बच्चों के लिए अर्थपूर्ण होती है, डी है जो अध्यापकों के लिए अर्थपूर्ण होती है। दोस्तों देखिए सभी बच्चे उन गतिविधियों द्वारा अभिप्रेरित होते हैं जिनकी योजना वयस्क द्वारा बनाई जाती है नहीं, जिनकी योजना बच्चों द्वारा बनाई जाती है नहीं, जो बच्चों के लिए अर्थपूर्ण होती है। ये ऑप्शन सी जो है दोस्तों ये करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, एक शिक्षिका छोटे बच्चों को शुरुआती वर्षों में नियंत्रण अथवा प्रोत्साहन के रूप में अपनी भाषा अर्जित करने के योग्य बनाती है और उसी के अनुरूप व्यवहार करने के लिए कहती है, वे अनुगमन कर रही है। ऑप्शन ए दिया है स्वयं करो रणनीति, बी है टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स उपागम, सी है करके सीखना उपागम और डी है कहानी कथन पद्धति। दोस्तों देखिए एक शिक्षिका जो है छोटे बच्चों को शुरुआती वर्षों में नियंत्रण अथवा प्रोत्साहन के रूप में अपनी भाषा अर्जित करने के योग्य बनाती है और उसी के अनुरूप जो है व्यवहार करने के लिए कहती है।
तो इसमें वे अनुगमन कर रही है, वो किसका अनुगमन कर रही है? तो दोस्तों ये टोटल फिजिकल रिस्पॉन्सेस का उपागम ऑप्शन बी आप देख पा रहे होंगे, ये करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द्विभाषी बच्चे या दो भाषा जानने वाले बच्चे किसी से बात करते समय किसी से बात करते समय प्रायः एक भाषा के शब्दों का प्रयोग करते हैं, कहलाता है। ऑप्शन ए संकेत बदलना, बी है संकेत मिश्रित करना, सी है बहुभाषिकता, डी है दक्षता स्तर। द्विभाषी बच्चे या दो भाषा जानने वाले बच्चे किसी से बात करते समय प्रायः एक भाषा के शब्दों का प्रयोग करते हैं, उनके द्वारा ऐसा करना जो है संकेत बदलना कहलाएगा। तो ऑप्शन ए में ही आप देख पा रहे हैं संकेत बदलना, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पढ़ते समय विवरण स्थान, नाम, तारीख या फिर समय आदि को खोजना है। ऑप्शन ए है वैश्विक अवबोधन, बी है स्थानीय अवबोधन, सी है निष्कर्ष निकालना, डी है पाठ्यवस्तु का निर्वाचन। दोस्तों देखिए, पढ़ते समय विवरण स्थान, नाम, तारीख, समय आदि को खोजना जो है स्थानीय अवबोधन में आएगा। ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट आंसर होगा। किसी पाठ्य सामग्री से कोई विशेष तथ्य या सूचना प्राप्त करने के लिए किए गए पठन को जो है स्थानीय अवबोधन या जो है गहन पठन कहा जाता है। तो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक शिक्षिका कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को पढ़ने का आनंद लेने और अवधारणा की बेहतर समझ प्राप्त करने के लिए एक लंबा लेख पढ़ने के लिए कहती है। वे किसका अभ्यास कर रही है? ऑप्शन ए है विस्तृत पठन, बी है गहन पठन, सी है जिज्ञासा पठन, डी है साथी पठन। एक शिक्षिका जो कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को पढ़ने का आनंद लेने और अवधारणा की बेहतर समझ प्राप्त करने के लिए एक लंबा लेख पढ़ने के लिए कहती है, वे किसका अभ्यास कर रही है? तो दोस्तों वो जो है विस्तृत पठन का अभ्यास कर रही है। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, विस्तृत रूप से पढ़ना ही जो है दोस्तों विस्तृत पठन कहलाता है। जब शिक्षार्थी किसी वस्तु का पूर्णतः समझने के लिए जो है थोड़ा तेज गति से ज्यादा पाठ्य सामग्री या पृष्ठों को पढ़ता है तो उसे विस्तृत पठन कहा जाता है। तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक शिक्षक छोटे बच्चों को नए शब्द सिखाने के लिए वास्तविक वस्तुओं का उपयोग करती है, क्योंकि ऑप्शन ए है यह शब्दों की सही वर्तनी के शिक्षण में मदद करता है, बी है यह शब्द भंडार का शिक्षण केवल वास्तविक वस्तुओं से ही कर सकते हैं, और सी है छोटे बच्चे अमूर्त चिंतन के योग्य नहीं होते हैं, डी है यह शिक्षार्थियों को शब्द और वस्तुओं के बीच संबंध जोड़ने में मदद करता है जो वे अपने वास्तविक जीवन में देखते हैं। तो जैसा कि क्वेश्चन में दिया है, एक शिक्षक छोटे बच्चों को नए शब्द सिखाने के लिए वास्तविक वस्तुओं का उपयोग करती है, क्योंकि यह शब्दों की सही वर्तनी के शिक्षण में मदद करता है, ये नहीं होगा। बी है यह शब्द भंडार का शिक्षण केवल वास्तविक वस्तुओं से ही कर सकते हैं, ये भी नहीं होगा। सी है छोटे बच्चे अमूर्त चिंतन के योग्य नहीं होते, ये भी करेक्ट आंसर नहीं हो सकता। यह शिक्षार्थियों को शब्द और वस्तुओं के बीच संबंध जोड़ने में मदद करता है जो वे अपने वास्तविक जीवन में देखते हैं। जहां भी वास्तविक जीवन आए दोस्तों, ये आपका पॉजिटिव वर्ड है, इस पर आप लोग को ध्यान देना है। तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे। जब एक शिक्षार्थी को नई भाषा सिखाते हैं लेकिन वह उसे बोलता नहीं है, इस अवधि को कहते हैं। जब एक शिक्षार्थी को जो है नई भाषा सिखाते हैं लेकिन उसे वो बोलता नहीं है, इस अवधि को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए जो है मूक है, ये आप ए कर सकते हैं, ये बी सी डी तो है ही। तो मूक है, बी है वाक उदीयमान, सी प्रारंभिक उत्पादन, डी है उदीयमान। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा? जब एक शिक्षार्थी को नई भाषा सिखाते हैं लेकिन वो उसे बोलता नहीं है, इस अवधि को जो है मूक कहते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है, मूक कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रभावी भाषा शिक्षक, ऑप्शन ए है बच्चों को पाठ्यपुस्तक में दिए गए सभी प्रश्नों को उत्तर याद करवाएगा, बी है पाठ्यवस्तु के साथ अन्य संसाधनों का प्रयोग करेगा, और सी है केवल पाठ्यपुस्तक में दिए गए प्रश्नों का प्रयोग करते हुए प्रश्न पत्र का निर्माण करेगा, डी है पूरी तरह से प्रस्तावित पुस्तक पर निर्भर करेगा। एक प्रभावी भाषा शिक्षक जो है क्या करेगा? इसमें से बच्चों को पाठ्यपुस्तक में दिए गए सभी प्रश्नों को उत्तर याद करवाएगा, नहीं। बी है पाठ्यवस्तु के साथ अन्य संसाधनों का प्रयोग करेगा, इसको देख लेते। सी है केवल पाठ्यपुस्तक में दिए गए प्रश्नों का प्रयोग करते हुए प्रश्न पत्र का निर्माण करेगा, नहीं। पूरी तरह से प्रस्तावित पुस्तक पर निर्भर रहेगा, नहीं। ऑप्शन बी जो है पाठ्यवस्तु के साथ अन्य संसाधनों का प्रयोग करेगा। दोस्तों ये करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन बी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
एक शिक्षक शिक्षार्थियों के भाषा कार्यों को एक फोल्डर में रखते हैं और बाद में उसे शिक्षार्थी की भाषा उपलब्धि के आकलन के लिए इस्तेमाल करते हैं। आकलन की यह रणनीति क्या कहलाती है? ऑप्शन ए है निदानात्मक परीक्षण, बी है उपाख्यानात्मक अभिलेख, सी है योगात्मक आकलन, डी है पोर्टफोलियो आकलन। दोस्तों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और यहाँ से एक क्वेश्चन आपका बनता है पोर्टफोलियो से। इसका आंसर भी मैं बता दे रही हूँ। आप लोग भी दोस्तों आंसर किया करिए, जो भी क्वेश्चन आ रहा है आपको आंसर करते हुए चलिए कमेंट बॉक्स में, और जितना कर पाते हैं आप इतने क्वेश्चन में आप लोग जो है अपना फीडबैक भी ज़रूर दिया करिए कि आप इन सारे क्वेश्चन में कितना कर लेते हैं। तो एक शिक्षक जो है शिक्षार्थियों के भाषा कार्यों को एक फोल्डर में रखते हैं और बाद में उसे शिक्षार्थी की भाषा उपलब्धि के आकलन के लिए इस्तेमाल करते हैं। आकलन की यह रणनीति जो है दोस्तों ये पोर्टफोलियो आकलन कहलाती है। ऑप्शन डी देख पा रहे होंगे, ये करेक्ट आंसर है। और दोस्तों यहाँ से एक क्वेश्चन आपका बनता ही है पोर्टफोलियो से, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पोर्टफोलियो की अगर बात करें यहाँ पे, तो किसी भी विषय, संस्थान, व्यक्ति विशेष से संबंधित समस्त जो उसकी जानकारी का संग्रह होता है, जिस दस्तावेज में होता है, उसे ही पोर्टफोलियो कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। लक्ष्य भाषा सीखने में शिक्षार्थी की मातृभाषा के हस्तक्षेप की अनुमति न होने वाली शिक्षण पद्धति को कहा जाता है। ऑप्शन ए है प्रत्यक्ष पद्धति, बी है व्याकरण अनुवाद पद्धति, और सी है द्विभाषिक पद्धति, डी है स्थिति परक पद्धति। लक्ष्य भाषा सीखने में शिक्षार्थी की मातृभाषा के हस्तक्षेप की अनुमति न होने वाली शिक्षण पद्धति को जो है प्रत्यक्ष पद्धति कहा जाता है। शिक्षार्थी द्वारा किसी मातृभाषा से इतर जो भाषा सीखी जाती है उसे लक्ष्य भाषा कहते हैं। तो इसमें प्रत्यक्ष पद्धति जो है ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अधोगामी उपागम पर आधारित नहीं है? इसमें से पूछा है कौन सा अधोगामी उपागम पर आधारित नहीं है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए दिया गया है शिक्षार्थी भाषा के अर्थ को जानने के लिए अपने पूर्व ज्ञान का उपयोग करता है। बी है शिक्षार्थी जब पढ़ता या सुनता है तो वह यह अनुमान लगाता है कि आगे क्या होने वाला है। सी है शिक्षार्थी एकल शब्द या पद पर ध्यान केंद्रित करते हुए भाषा को समझते हैं। डी है शिक्षार्थी कविता या कहानी से शुरू करते हैं और फिर अक्षर पर आ जाते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधोगामी उपागम पर आधारित नहीं है, ये आपको बताना है। शिक्षार्थी भाषा के अर्थ को जानने के लिए अपने पूर्व ज्ञान का उपयोग करते हैं, ये तो होगा। शिक्षार्थी जब पढ़ता या सुनता है तो वह यह अनुमान लगाता है कि आगे क्या होने वाला है, ये भी होगा। सी है शिक्षार्थी एकल शब्द या पद पर ध्यान केंद्रित करते हुए भाषा को समझते। एकल शब्द या पद पर, ये नहीं होगा, तो इसमें नहीं ही पूछा है, तो ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उपचारात्मक शिक्षण है दोस्तों, उपचारात्मक निदानात्मक, यहाँ से आपका एक प्रश्न बनता ही बनता है। तो इसको उपचारात्मक और निदानात्मक के अलग से मैं वीडियो दूंगी, आप लोग उसे अच्छे से जो है समझ लीजिएगा। ऑप्शन ए में दिया है शिक्षार्थी के सीखने में आने वाली रिक्तियों को भरना। बी है गलत रूप से समझी हुई अवधारणाओं को सही करना। सी है कक्षा में सजातीयता को बनाए रखना। डी है नई भाषा गतिविधि से परिचय करवाना। देखिए, शिक्षार्थी के सीखने में आने वाली रिक्तियों को भरना उपचारात्मक शिक्षण या फिर शिक्षार्थियों की समस्याओं का मूल्यांकन कर उनका उपचार करना ही जो है ये उपचारात्मक शिक्षण में आता है। तो ऑप्शन ए में ही आप देख पा रहे हैं कि शिक्षार्थियों के सीखने में आने वाली रिक्तियों को भरना, ये ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीखने की वह अक्षमता जो हमारे पढ़ने, निर्वचन करने और अक्षरों, शब्दों एवं संकेतों को समझने की योग्यता को प्रभावित करती है, ये क्या है? ऑप्शन ए है डिसलेक्सिया, बी है डिसकैलकुलिया, सी है डिस्फेजिया और डी है डिस्प्रेक्सिया। दोस्तों देखिए, सीखने की वह अक्षमता जो हमारे पढ़ने, निर्वाचन करने और अक्षरों, शब्दों एवं संकेतों को समझने की योग्यता को प्रभावित करती है, ऐसी समस्या जो है डिसलेक्सिया कहलाती है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अंक गणित यानी जो गणित अक्षमता होती है वो डिस्कैलकुलिया में आती है। संतुलन और समन्वय संबंधी जो अक्षमता होती है वो डिस्प्रेक्सिया में आती है। तो ये डिस्लेक्सिया और डिस्ग्राफिया, लिखने संबंधी जो अक्षमता होती है वो डिस्ग्राफिया में आती है। तो डिस्लेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैलकुलिया, डिस्प्रेक्सिया, इन सबसे आपका एक क्वेश्चन बनता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये एक ही सब्जेक्ट में नहीं, चाहे हिंदी हुआ, आपका मैथ में डिस्लेक्सिया ज़्यादातर पूछ लिया जाता है, सीडीपी में है, सारे जो है सारे सब्जेक्ट में आपको ये देखने को मिलेगा। तो यहाँ से आपका 4-5 क्वेश्चन जो है मिल जाएगा डिस्लेक्सिया, डिस्ग्राफिया और डिस्कैलकुलिया से। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा की कक्षा में प्रिंट समृद्ध प्रवेश में आता है? ऑप्शन ए है कक्षा में प्रदर्शित चार्ट, पोस्टर्स, कक्षा के प्रदत्त कार्य। बी है परिवेश में साइन बोर्ड्स, प्ले कार्ड्स, लेबल्स,
रैपर्स आदि। सी है कक्षा पुस्तकालय की अलमारियों में रखी हुई पुस्तकें। सी है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जैसे टीवी, कंप्यूटर, फोन आदि स्मार्ट। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे स्मार्टफोन आदि। ये दोस्तों यहाँ पे स्मार्टफोन यहाँ पे रहेगा जो है। तो निम्नलिखित में से कौन सा भाषा की कक्षा में प्रिंट समृद्ध प्रवेश में आता है, ये आपको बताना है। कक्षा में प्रदर्शित चार्ट, पोस्टर्स, कक्षा के प्रदत्त कार्य, प्रवेश में साइन बोर्ड्स, प्ले कार्ड्स, लेबल्स, रैपर्स। तो इसमें ऑप्शन ए करेक्ट होगा, चार्ट, पोस्टर्स, कक्षा के प्रदत्त कार्य। प्रिंट समृद्ध प्रवेश पूछा गया है तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम पीढ़ी के शिक्षार्थी वे हैं जो ऑप्शन ए अपने परिवार में सबसे पहले विद्यालय गए हैं, और बी है दाखिला लेने के लिए विद्यालय में पहली बार आए हैं, सी है विद्यालय में विद्यालय तैयारी कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं, डी है विद्यालय में पहली बार भाषा सीख रहे हैं। प्रथम पीढ़ी के शिक्षार्थी वे हैं जो विद्यालय में पहली बार भाषा सीख रहे हैं, नहीं। सी है विद्यालय में विद्यालय तैयारी कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं, नहीं। दाखिला लेने के लिए विद्यालय में पहली बार आए हैं, नहीं। अपने परिवार में सबसे पहले विद्यालय गए हैं, ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर होगा। तो शिक्षार्थी अपनी बुनियादी पठन कुशलताओं का निर्माण कर सके, इसके लिए एक शिक्षक द्वारा शिक्षार्थियों को मदद करने की जरूरत है। ऑप्शन ए दिया गया है व्यक्तिक और विभेदित अनुदेशन के साथ। बी है कक्षा विशेष के सीखने के प्रतिफल को प्राप्त करने के लिए उन्हें मानक परीक्षण देने के माध्यम से। सी है वैविध्यपूर्ण तकनीकी का प्रयोग करते हुए। डी है पठन से पूर्व नवीन एवं चुनौतीपूर्ण शब्दावली के साथ। जैसा कि क्वेश्चन में दिया है कि शिक्षार्थी अपनी बुनियादी पठन कुशलताओं का निर्माण कर सके, इसके लिए एक शिक्षक द्वारा वैयक्तिक और विभेदित अनुदेशन के साथ जो है शिक्षार्थियों को मदद करने की जरूरत है। और दोस्तों ये अनुदेशन शिक्षण के लिए जो है दृष्टिकोण है जिसका आशय विभिन्न क्षमताओं वाले बच्चे की सीखने की जरूरतों को पूरा करना होता है। तो ऑप्शन ए में आप देख पा रहे हैं व्यक्तिक और विभेदित अनुदेशन के साथ, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा 2 की शिक्षिका मुद्रित विषय सामग्री में परिचित शब्दों की सटीक और निपुणता भरी पहचान की क्षमता को बढ़ाने पर ध्यान दे रही है। ये शब्द हैं, ऑप्शन ए सर्वाधिक प्रयुक्त साइट वर्ड्स होने वाले शब्द, बी है विषय वस्तु के शब्द, सी है कठिन शब्द, डी है निष्क्रिय शब्द। कक्षा 2 की शिक्षिका मुद्रित विषय सामग्री में परिचित शब्दों की सटीक और निपुणता भरी पहचान की क्षमता को बढ़ाने पर ध्यान दे रही है। ये शब्द जो है सर्वाधिक साइट वर्ड्स होने वाले शब्द हैं, ऑप्शन ए वाला ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक से अधिक भाषा का ज्ञान, ऑप्शन ए है भाषा कक्षा में शिक्षक के ऊपर एक बोझ बन जाता है, बी है नवीन कक्षा कक्ष में सीखते समय शिक्षार्थी को उसके समनुरूप करता है, सी है नवीन भाषा के सीखने सिखाने में मदद करता है, डी दिया है नवीन भाषा सीखने में हस्तक्षेप करता है। एक से अधिक भाषा का ज्ञान दोस्तों नवीन भाषा को सीखने सिखाने में मदद करता है और यह बच्चों के व्यवहारिक और भौतिक ज्ञान का सहायक होता है। द्विभाषी या फिर त्रिभाषी ज्ञान सीखने सिखाने में सहायक होता है। तो इसमें ऑप्शन सी में आप लोग देख पा रहे होंगे नवीन भाषा के सीखने सिखाने में मदद करता है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक शिक्षिका कक्षा 4 के शिक्षार्थियों से एक छोटे अनुच्छेद को समझ के साथ पढ़ने और गहराई से उसका परीक्षण करने के लिए कहती है, साथ ही वे आवश्यकता अनुसार शिक्षार्थियों की आधारभूत मदद भी करती है। वह किसका अभ्यास कर रही है? ऑप्शन ए दिया है विस्तृत पठन, बी है गहन पठन, सी है पहेली पठन, डी है सहयोगी पठन। एक शिक्षिका जो है वो कक्षा 4 के शिक्षार्थियों से एक छोटे अनुच्छेद को समझ के साथ पढ़ने और गहराई से उसका परीक्षण करने के लिए कहती है। किससे? गहराई से उसका परीक्षण करने के लिए कहती है, साथ ही वो आवश्यकता अनुसार शिक्षार्थियों की आधारभूत मदद भी करती है। वो दोस्तों गहन पठन का अभ्यास कर रही है। ऑप्शन बी जो देख पा रहे हैं आप लोग, ये करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे। भाषा शिक्षण के लिए एक वास्तविक एवं व्यवहारिक स्थिति का उपयोग करते हुए सरलता पूर्वक भाषा से परिचित होने में शिक्षार्थियों की मदद करने वाली पद्धति क्या कहलाती है? ऑप्शन ए है संरचनात्मक उपागम, बी है स्थिति परक भाषा शिक्षण पद्धति, सी है श्रव्य भाषिक पद्धति, डी है द्विभाषिक पद्धति। तो इसमें दिया है कि भाषा शिक्षण के लिए एक वास्तविक एवं व्यवहारिक स्थिति का उपयोग करते हुए सरलता पूर्वक भाषा से परिचित होने में शिक्षार्थियों को मदद करने वाली पद्धति स्थिति परक भाषा शिक्षण पद्धति कहलाएगी। ऑप्शन बी वाला आप लोग देख पा रहे हैं। इसमें जो है भाषा की स्थिति एक जटिल परिघटना होती है जो भाषा के बारे में संस्थागत लोगों को दृष्टिकोण से बनी हुई है। तो ऑप्शन बी स्थिति परक भाषा शिक्षण पद्धति ये जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे पठन पूर्व कार्य होते हैं, इनमें से कौन होते हैं? ऑप्शन ए है शिक्षार्थियों की पठन कुशलता का मूल्यांकन करने के लिए,
बी है कठिन शब्दों और पदों का अर्थ देने के लिए। सी दिया है शिक्षार्थियों को पाठ्य वस्तु में प्रवेश करने और उन्हें अभिप्रेरित करने के लिए। डी है पठन सामग्री में प्रयुक्त व्याकरणिक बिंदुओं की व्याख्या करने में। पठन पूर्व कार्य होते हैं, इसमें से क्या होते हैं? शिक्षार्थियों की पठन कुशलता का मूल्यांकन करने के लिए नहीं। कठिन शब्दों और पदों का अर्थ देने के लिए नहीं। सी है शिक्षार्थियों को पाठ्य वस्तु में प्रवेश करने और उन्हें अभिप्रेरित करने के लिए होते हैं। तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम भाषा अर्जन में निम्नलिखित चरण होते हैं। ऑप्शन ए में दिया गया है कूकना, बबलाना, समग्र बोधि अवस्था, वाक, दो शब्दी अवस्था, तार शैली। बी में दिया है कूकना, बबलाना, दो शब्दी अवस्था, वाक, समग्र बोधि अवस्था, तार शैली। सी है कूकना, समग्र बोधि अवस्था, तारक शैली, वाक, बबलाना, दो शब्दी। डी में दिया है कूकना, बबलाना, समग्र बोधि अवस्था, दो शब्दी अवस्था, तार शैली, वाक। तो इसमें क्या बताना है? प्रथम भाषा अर्जन में निम्नलिखित चरण होते हैं, ये आपको बताना है। तो पहले देखिए दोस्तों, कूकना, बबलाना, फिर जो है समग्र बोधि अवस्था, दो शब्दी अवस्था, तार शैली, वाक। तो ऑप्शन डी में आप लोग ये सारा जो है देख पा रहे होंगे। इस तरह जो है हम कह सकते हैं कि श्रवण जो होता है वो किसी भाषा को सीखने के लिए प्रथम चरण होता है, जिससे बालक जो है सुनकर ही भाषा सीखता है। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे। इस उपागम में व्याकरणिक संरचना तथा एकल शब्दों की बजाय अर्थ एवं भाषा को उसकी पूर्णता में देखना शामिल है। ऑप्शन ए दिया गया है अधोगामी उपागम, बी है ऊर्ध्वगामी उपागम, सी है एकीकृत उपागम, डी है निगमनात्मक उपागम। इस उपागम में व्याकरणिक संरचना तथा एकल शब्दों की बजाय अर्थ एवं भाषा को उसकी पूर्णता में देखना शामिल है। यह जो है दोस्तों अधोगामी उपागम में आएगा, और जिससे शिक्षार्थी की अनुमान, रिक्त या फिर पूर्व ज्ञान पर ये जो है आधारित होता है अधोगामी उपागम। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक शिक्षक के माध्यम से अपने शिक्षार्थियों के खराब अंकों के कारणों को जानने के लिए एक परीक्षण तैयार करता है। एक शिक्षक जो है, इनमें से ऑप्शन जो है किसके माध्यम से अपने शिक्षार्थियों के खराब अंकों के अंकों के कारणों को जानने के लिए एक परीक्षण तैयार करता है। ऑप्शन ए दिया गया है निदानात्मक परीक्षण, बी है निपुणता परीक्षण, सी दिया है उपलब्धि परीक्षण, डी है अभिक्षमता परीक्षण। दोस्तों देखिए, एक शिक्षक जो है वो निदानात्मक परीक्षण के माध्यम से अपने शिक्षार्थियों के खराब अंकों के कारणों को जानने के लिए एक परीक्षण तैयार करता है। इस परीक्षण के द्वारा छात्रों की समस्याओं की पहचान कर उनका उपचार किया जाता है। तो ऑप्शन ए में आप देख पा रहे होंगे निदानात्मक परीक्षण। दोस्तों देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, और निदानात्मक, उपचारात्मक, इन दो टॉपिक से एक क्वेश्चन आपका हिंदी में बनेगा। तो इसको जो टॉपिक एकदम श्योर है कि यहाँ से क्वेश्चन सीटेट उठाता ही है, तो उनको मैं अलग से वीडियो दूंगी। तो निदानात्मक, उपचारात्मक, ये चीज, इन दोनों टॉपिक से एक क्वेश्चन आपका आना ही आना है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे। एक बच्चा जोड़े में और समूह में सक्रिय रूप से हिस्सा लेता है, लेकिन लिखित परीक्षा में अच्छे अंक नहीं ले पाता। एक शिक्षक के रूप में आप शिक्षार्थी की मदद कर सकते हैं। ऑप्शन ए में दिया है उसकी सामाजिक अंतःक्रिया की प्रशंसा करते हुए, बी दिया है बच्चे के माता पिता को यह स्पष्ट करते हुए कि लेखन में उसकी कोई रुचि नहीं है, ये नहीं होगा। सी है माता पिता से यह अनुरोध करते हुए कि वो उसकी पढ़ाई में मदद करें, डी है उसको नियमित परीक्षण देते हुए ताकि वो सुधार कर सके। इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, उसकी सामाजिक अंतःक्रिया की प्रशंसा करते हुए जो है एक शिक्षक के रूप में आप शिक्षार्थी की मदद कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे। द जंगल बुक के मुख्य पात्र मोगली की भाषा में कमी थी क्योंकि मानव संपर्क से विलग उसका पालन पोषण हुआ था। यह साक्ष्य भाषा विकास के किस पक्ष का समर्थन करता है? ऑप्शन ए में दिया गया है एक सही आयु में बच्चे के पास भाषा परिवेश का अभाव, बी है बच्चे को कुछ जीव वैज्ञानिक समस्याएं थी, सी है सहज क्षमता के साथ उसका जन्म नहीं हुआ था, डी है उसे मानव भाषा के बजाय जानवरों की भाषा से प्रेम था। तो यहाँ पे आप द जंगल बुक के मुख्य पात्र मोगली की भाषा में कमी थी क्योंकि मानव संपर्क से अलग उसका पालन पोषण हुआ था। यह साक्ष्य भाषा विकास के एक सही आयु में बच्चे के पास भाषा परिवेश का अभाव है। तो इसमें ऑप्शन ए में ही आप देख पा रहे होंगे, एक सही आयु में बच्चे के पास भाषा परिवेश का अभाव, ये करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों देखिए, क्योंकि बालक जो समृद्ध भाषिक परिवेश में ही भाषा सीखता है, जब तक बालक भाषा सुनता नहीं है तब तक वह भाषा सीख नहीं सकता। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे। अर्थ क्रियात्मकता यानी प्रेग्मेटिक्स किसकी ओर संकेत करता है? ऑप्शन ए दिया गया है भाषा के सामाजिक नियम, बी है विद्यालय भाषा की नीति, सी है विद्यालय की अनुदेशन की भाषा, और डी दिया गया है शैक्षणिक भाषा। अर्थ क्रियात्मकता यानी
प्रैग्मैटिक्स किसकी ओर संकेत करता है, ये आपको बताना है। तो ये जो है भाषा के सामाजिक नियम की तरफ संकेत करता है। ऑप्शन ए में दिया गया है, यही करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, देखिए भाषा जो है मनुष्यों के बातचीत करने का जो है सरल साधन है। सामाजिक नियम भी होता है जिसका पालन समाज के एक सदस्य के रूप में सभी लोगों द्वारा किए जाने की अपेक्षा की जाती है। तो ये भाषा के सामाजिक नियम में आएगा, इसकी ओर संकेत करेगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, निम्नलिखित में से किसका कविता में एक आकलन तत्व के रूप में समर्थन नहीं किया जाता। ऑप्शन ए है व्याकरण, बी है शब्द भंडार, सी है काव्यात्मक उपकरण, डी है कविता की अंतर्वस्तु। दोस्तों देखिए, व्याकरण का कविता में एक आकलन तत्व के रूप में समर्थन नहीं किया जा सकता। व्याकरण में जो है भाषा से संबंधित नियम की रचना होती है। शब्द भंडार जो है, काव्यात्मक उपकरण है, कविता की अंतर्वस्तु, ये सारी चीजें कविता में एक आकलन तत्व के रूप में समर्थन करती हैं। तो इसमें ऑप्शन ए करेक्ट होगा, व्याकरण इसमें नहीं पूछा गया है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, कौन सी पद्धति मातृभाषा में पहले से अर्जित भाषा कौशलों के उपयोग के माध्यम से लक्ष्य भाषा सीखने में प्रवाहपूर्णता एवं सटीकता के विकास एवं उपलब्धि का समर्थन करती है। ऑप्शन ए दिया है प्रत्यक्ष पद्धति, बी है व्याकरण अनुवाद पद्धति, सी है द्विभाषी पद्धति, डी है श्रव्य भाषिक पद्धति। कौन सी पद्धति मातृभाषा में पहले से अर्जित भाषा कौशलों के उपयोग के माध्यम से लक्ष्य भाषा सीखने में प्रभावपूर्णता एवं सटीकता के विकास एवं उपलब्धि का समर्थन करती है। तो दोस्तों ये है व्याकरण अनुवाद पद्धति। ऑप्शन बी जो है इसका क्या है, ऑप्शन ए में दिया गया है एक कृत्रिम व्यवस्था है, बी है नियम द्वारा शासित व्यवस्था है, सी है एक व्याकरणिक व्यवस्था है, डी है एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें नियम है। तो दोस्तों देखिए भाषा क्या है, यह जो है नियम द्वारा शासित व्यवस्था है। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। भाषा की बात करें तो दोस्तों ये वो साधन है जिसके द्वारा मनुष्य एक दूसरे को भाव को बोलकर, लिखकर, सुनकर व्यक्त करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे हैं, भारत की विद्यालयी शिक्षा में भाषा युक्ति क्या कहलाती है। ऑप्शन ए दिया है बहुभाषावाद, बी है त्रिभाषा सूत्र, सी है कार्यालयी भाषा नीति, डी है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। भारत की विद्यालयी शिक्षा में भाषा युक्ति क्या कहलाती है ये आपको बताना है। तो दोस्तों ये जो है त्रिभाषा सूत्र कहलाती है। ऑप्शन बी जो है इसका ये करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका जो है करेक्ट हो जाएगा। त्रिभाषा सूत्र का संबंध जो है 3 भाषाओं से होता है, हिंदी, अंग्रेजी तथा जो संबंधित राज्यों की क्षेत्रीय भाषा होती है उससे होता है। ठीक है, तो इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक बालिका पटना से मुंबई स्थानांतरित होती है। वह विद्यालय में एक भाषा के रूप में अंग्रेजी पढ़ती है और सहपाठियों तथा आस पड़ोस के लोगों के साथ अंतःक्रिया करके वो मराठी सीखने की स्थिति में है। इस तथ्य से आपकी क्या समझ बन रही है। ऑप्शन ए दिया है दोनों भाषाओं का सीखना भाषा अर्जन है, बी दिया है अंग्रेजी भाषा का सीखना भाषा अर्जन है और मराठी भाषा का सीखना भाषा अधिगम है, सी है अंग्रेजी भाषा का सीखना भाषा अधिगम है और मराठी भाषा का सीखना भाषा अर्जन है, डी है दोनों भाषाओं का सीखना भाषा अधिगम है। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे, एक बालिका जो है वो पटना से मुंबई स्थानांतरित होती है। वह विद्यालय में एक भाषा के रूप में अंग्रेजी पढ़ती है और सहपाठियों तथा आस पड़ोस के लोगों के साथ अंतःक्रिया करके वो मराठी सीखने की स्थिति में है। इस तथ्य से आपकी क्या समझ बन रही है। तो दोस्तों अंग्रेजी भाषा का सीखना जो है भाषा अधिगम है और मराठी भाषा का सीखना भाषा अर्जन है। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, देखिए भाषा अधिगम जो है ना, ये जिन भाषाओं को सीखने के लिए हम औपचारिक साधनों का प्रयोग करते हैं, साथ ही साथ जिसे सीखने के लिए नियम और व्याकरण का प्रयोग होता है उसे भाषा अधिगम कहते हैं। इसे जो है द्वितीय भाषा के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पीटर अपनी मातृभाषा में बहुत अच्छी तरह से पढ़ लेता है और वह अंग्रेजी भाषा में भी बहुत अच्छी तरह से पढ़ लेता है। इसे किस रूप में जाना जाएगा। ऑप्शन ए है दक्षता स्थानांतरण, बी है परिचित से अपरिचित की ओर जाना, सी है भाषिक योग्यता, डी है कौशल स्थानांतरण। पीटर अपनी मातृभाषा में बहुत कुछ अच्छी तरह से पढ़ लेता है और वह अंग्रेजी भाषा में भी बहुत अच्छी तरह से पढ़ लेता है। इसे किस रूप में जाना जाएगा ये आपको बताना है। तो दोस्तों इसे जो है कौशल स्थानांतरण के रूप में जाना जाएगा। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों देखिए कौशल स्थानांतरण से आशय जो है कौशल विकास से है। जब कौशल स्थानांतरण एक गति है न कि उद्देश्य। किसी भी बच्चे के अंदर कौशल का विकास करना उसकी क्षमता में परिवर्तन लाने से है और यह एक प्रक्रिया है जो निरंतर जो है गतिमान होती है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
आशीष कक्षा 7 का अध्यापक है, उसने अपने विद्यार्थियों को एक पहेली हल करने के लिए दी और विद्यार्थियों को 4 के समूह में बांट दिया। 4 के समूह में बटे शिक्षार्थियों ने यह बोलकर पहेली का हल निकालना है कि वे पहेली करने के बारे में क्या सोचते हैं। भाषा अधिगम की इस युक्ति को किस नाम से जाना जाएगा। ऑप्शन ए में दिया है तुरंत सोचने से जुड़ा नियम, बी है बोलने के लिए सोचना, सी है ऊंचे स्वर में बोलने का नियम, डी है समस्या आधारित बोलना। जैसे कि क्वेश्चन को आप लोग समझ पा रहे होंगे कि आशीष कक्षा 7 का अध्यापक है, उसने अपने विद्यार्थियों को एक पहेली आशीष जो है कक्षा 7 का अध्यापक है, यहाँ पे अध्यापक है, सॉरी इसके लिए, उसे अपने विद्यार्थियों को एक पहेली हल करने के लिए दी और विद्यार्थियों को 4 के समूह में बांट दिया। 4 के समूह में बड़े शिक्षार्थियों ने यह बोलकर पहेली का हल निकालना है कि वे पहेली करने के बारे में क्या सोचते हैं। भाषा अधिगम की इस युक्ति को किस नाम से जाना जाएगा, तो इसी जो है दोस्तों तुरंत सोचने से जुड़ा नियम, ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तुरंत सोचने से जुड़ा नियम के नाम से जो है इसे जाना जाएगा। इस युक्ति में बालकों के समक्ष ऐसे प्रश्न प्रस्तुत किए जाते हैं जिनका वे अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर चिंतन करके त्वरित उत्तर दे सकें। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, किसी पाठ्य पुस्तक के लिए पाठ्य सामग्री का चयन करते समय एक मुख्य आधार है। ए दिया है पाठ्य सामग्री शिक्षार्थी के जीवन से जुड़ी होनी चाहिए, बी है पाठ्य सामग्री स्वाभाविक भाषा में होनी चाहिए और प्रमाणिक सामग्री होनी चाहिए, सी दिया है पाठ्य सामग्री उस देश की होनी चाहिए जिसका शिक्षार्थी निवासी है, और डी दिया है पाठ्य सामग्री उपयुक्त विधा से होनी चाहिए। किसी पाठ्य पुस्तक के लिए पाठ्य सामग्री का चयन करते समय एक मुख्य आधार है, इसमें कौन सा है ये आपको बताना है। पाठ्य सामग्री शिक्षार्थी के जीवन से जुड़ी होनी चाहिए, ये इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा। पाठ्य सामग्री स्वाभाविक भाषा में होनी चाहिए और प्रमाणिक सामग्री होनी चाहिए, ऑप्शन बी दोस्तों इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा शास्त्रीय भाषा नहीं है। इसमें से पूछा गया है कौन सी भाषा जो है वो शास्त्रीय भाषा नहीं है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए में दिया है संस्कृत, बी में दिया है तमिल, सी है मलयालम, डी है हिंदी। आप लोग भी आंसर करिए। और दोस्तों ये क्वेश्चन जो है इससे पहले का जो शिफ्ट का पेपर था जो मैंने सॉल्व करवाया है उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, रिपीट हुआ है, तो आप लोग इसका आंसर करिए। जो लोग पिछला अगर वीडियो देखे होंगे वो तो कर लेंगे। इसमें से कौन सी भाषा जो है शास्त्रीय भाषा नहीं है ये आपको बताना है। दोस्तों देखिए भारत में कुल 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। कितने? 6। इसमें से कौन कौन है? तमिल है, संस्कृत है, तेलुगु है, कन्नड़ है, मलयालम है, उड़िया है। और दोस्तों देखिए ये क्वेश्चन बार बार कई शिफ्टों में रिपीट हुआ है, तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपका बनेगा, इसको जो है आप लोग ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पे तमिल को जो है 2004 में दर्जा मिला है। मलयालम की बात करें तो इसको जो है मलयालम जो है 2013 में इसको दर्जा दिया गया है। और तमिल की बात करें तो इसे 2004 में दिया गया है। संस्कृत को जो है 2005 में दिया गया है। और हिंदी जो है हिंदी को नहीं दिया गया है, तो ये इसका जो हिंदी ऑप्शन है ये निम्नलिखित में कौन सी भाषा शास्त्रीय भाषा नहीं है, तो हिंदी नहीं है। ठीक है, ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। बाकी संस्कृत का मैंने बताया, संस्कृत को जो है 2005 में दिया गया और मलयालम को जो है 2013 में दिया गया है इसका दर्जा। तमिल की बात करें तो या इसको 2004 में दिया गया है। ठीक है, और वही जो अदर हैं बात कर लें उड़िया की तो उसको 2014 में दिया गया है। तेलुगु की अगर बात करें तो उसको 2006 में दर्जा दिया गया है। कुल 6 भाषाओं को, तो आप इस पर ध्यान रखिएगा। कन्नड़ जो है 2008 में इसको दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, भाषा के बारे में ज्ञान क्या कहलाता है। ऑप्शन ए है कार्यविधि आधारित ज्ञान, बी है घोषणात्मक ज्ञान, और सी दिया है प्रक्रिया आधारित ज्ञान, डी है भाषा का व्याकरण। भाषा के बारे में ज्ञान क्या कहलाता है, तो ये घोषणात्मक ज्ञान, ऑप्शन बी जो है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, घोषणात्मक ज्ञान की अगर बात करें दोस्तों तो ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत व्याकरण सीखने में यह व्याकरण के विषय वस्तु को सरल बना देती है और उसके विषय के भाव को जो है स्पष्ट करती है। कौन? घोषणात्मक ज्ञान। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भाषा की केंद्रीयता क्या है। ऑप्शन ए दिया गया है इस बात की पहचान करना कि विषय वस्तु को सीखने में भाषा की भूमिका महत्वपूर्ण है, बी है इस बात की पहचान करना कि भाषाएं एकांत में सीखी जाती हैं, सी है इस बात की पहचान करना कि भाषा और अधिगम पारस्परिक रूप से संबंधित है, डी है भाषा संप्रेषण के लिए और विचारों के लिए भाषा की जरूरत। तो यहाँ पे जो है भाषा की केंद्रीयता क्या है ये आपको बताना है। ठीक है, भाषा की केंद्रीयता
क्या है? ऑप्शन ए में दिया गया है इस बात की पहचान करना कि विषय वस्तु को सीखने में भाषा की भूमिका महत्वपूर्ण है। यही इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पोर्टफोलियो आकलन क्या है? इसमें पूछा गया है कि पोर्टफोलियो आकलन क्या है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए में दिया गया है कक्षा में शिक्षार्थियों के अधिगम का अभिलेख रखना। बी है ये पता लगाना कि शिक्षार्थी के सीखने में कहाँ कमी है। सी है वार्षिक बोर्ड परीक्षा को समर्थित करना। डी है आकलन के लिए शिक्षार्थियों के सीखने संबंधी सभी कार्यों का अभिलेख करना। पोर्टफोलियो से दोस्तों एक क्वेश्चन आपका बनेगा, जैसा कि आपने अगर इससे पहले का सारा वीडियो देखा होगा, जो सारे शिफ्टों के क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवाए हैं, हर पेपर में जो है पोर्टफोलियो से एक क्वेश्चन पूछा गया है, चाहे वो हिंदी हो। और दोस्तों ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक सब्जेक्ट में पूछेगा, ईवीएस में है, हिंदी में है, हर सब्जेक्ट में पोर्टफोलियो से आपको मिलेगा। तो इस तरह से मिला के लगभग 4-5 जो है आप सिर्फ पोर्टफोलियो टॉपिक से ही आप 4-5 नंबर अपना बढ़ा सकते हैं। तो इस पर आप जो है पोर्टफोलियो को डिटेल में मैंने वीडियो दिया है, आप उसको देख भी सकते हैं। ऑप्शन ए कक्षा में शिक्षार्थियों के अधिगम का अभिलेख रखना। बी यह पता लगाना कि शिक्षार्थी के सीखने में कहाँ कमी है। और सी है वार्षिक बोर्ड परीक्षा को समर्थित करना। डी है आकलन के लिए शिक्षार्थियों के सीखने संबंधी सभी कार्यों का उल्लेख करना। तो इसमें मैं डिटेल में बता चुकी हूँ आप सभी को इससे पहले की वीडियो में भी, तो इसमें ज़्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं। पोर्टफोलियो का आकलन क्या है, तो ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। आकलन के लिए शिक्षार्थियों के सीखने संबंधी सभी कार्यों का अभिलेख रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सरसरी तौर पर पठन है। ऑप्शन ए है पाठ्य सामग्री में से समग्र अर्थ प्राप्त करने के लिए पठन। बी है विशिष्ट सूचना प्राप्त करने के लिए पठन। सी है लेखक की मंशा जानने के लिए पठन। और डी है पाठ्य सामग्री से आगे का पठन। सरसरी तौर पर पठन है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों सरसरी तौर पर पठन जो है ये पाठ्य सामग्री में से समग्र अर्थ प्राप्त करने के लिए पठन है। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। सरसरी तौर पर जो है किसी पाठ को पढ़कर या देखकर उसकी विषय वस्तु का पता कर लेना पढ़ने की एक महत्वपूर्ण कुशलता है। ये जो है विषय वस्तु के सार को समझने में सहायक होती है सरसरी तौर पर पठन की बात करें तो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दक्षता आधारित पठन किस बारे में सक्षम बनाता है? ऑप्शन ए दिया गया है शिक्षार्थी को विषय वस्तु में निपुणता प्राप्त करने के लिए केंद्रित करना। बी है शिक्षार्थी विषय का विशेषज्ञ बन सके। सी है शिक्षार्थी समाज एवं कार्यस्थल पर कार्य कर सके। डी है शिक्षार्थी अधिक अंक ला सके। तो इसमें क्या पूछा गया है कि दक्षता आधारित पठन किस बारे में सक्षम बनाता है, ये आपको बताना है। तो ये जो है शिक्षार्थी को विषय वस्तु में निपुणता प्राप्त करने के लिए केंद्रित करना। ऑप्शन ए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा 8 का अध्यापक राघवन विद्यार्थियों को 5 के समूह में बांटता है और प्रत्येक को एक विशिष्ट टॉपिक पर वार्तालाप में बोलने के लिए एक पात्र, चरित्र एवं भाषा देता है। इस कार्य को किस रूप में जाना जाएगा? ऑप्शन ए है तुरंत सोचने से जुड़ा नियम। बी है रोल प्ले। सी है नाटक। डी है भाषा विकास। कक्षा 8 का अध्यापक राघवन विद्यार्थियों को 5 के समूह में बांटता है, प्रत्येक को एक विशिष्ट टॉपिक पर वार्तालाप बोलने के लिए एक पात्र एवं भाषा देता है। इस कार्य को किस रूप में जाना जाएगा? तुरंत सोचने से जुड़ा नियम, नहीं, रोल प्ले। दोस्तों ऑप्शन बी जो है इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। रोल प्ले की अगर हम लोग बात करें तो दोस्तों ये वो गतिविधि है जिसके अंतर्गत छात्र किसी छोटे परिदृश्य के दौरान कोई भूमिका निभाते हैं और उस भूमिका में अभिनय करते हैं और वे जिस पात्र की भूमिका निभा रहे हैं उनके व्यवहार और उद्देश्यों को अपना लेते हैं। किसमें? रोल प्ले में। तो बी इसका जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे। एक अध्यापक अपनी कक्षा इस प्रकार से आयोजित करती है कि विद्यार्थी लेखन संबंधी कक्षा में मुख्य बिंदु लिख सकें, रूपरेखा तैयार कर सकें, पहला प्रारूप लिख सकें, उसमें सुधार कर सकें और अंततः अंतिम प्रारूप तैयार कर सकें। यहाँ पर अध्यापक किस युक्ति का इस्तेमाल कर रहा है? ऑप्शन ए दिया गया है प्रक्रिया आधारित अधिगम। बी है लेखन का प्रक्रिया उपागम। सी है लेखन का उत्पाद आधारित उपागम। डी है उद्देश्य के लिए लेखन। एक अध्यापक अपनी कक्षा इस प्रकार से आयोजित करती है कि विद्यार्थी लेखन संबंधी कक्षा में मुख्य बिंदु लिख सकें, रूपरेखा तैयार कर सकें, पहला प्रारूप लिख सकें, उसमें सुधार कर सकें और अंततः अंतिम प्रारूप तैयार कर सकें। तो प्रक्रिया आधारित उपागम तो नहीं होगा, यहाँ पे लेखन का प्रक्रिया उपागम। ऑप्शन बी दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करोगे। नॉम चॉम्स्की के अनुसार भाषा अर्जन उपकरण LAD बच्चों की किस बात में मदद करता है? ऑप्शन ए दिया गया है वयस्कों द्वारा बोली जाने वाली भाषा को शुरू करने में। बी है व्याकरण के नियम बनाने में। सी है सरलता पूर्वक दूसरी भाषा सीखने में। डी है दूसरे बच्चों के साथ अंतःक्रिया करने में। नॉम चॉम्स्की के अनुसार भाषा अर्जन उपकरण LAD बच्चों की व्याकरण के नियम के
नियम बनाने में जो है मदद करता है। तो ऑप्शन बी में आप देख पा रहे व्याकरण के नियम बनाने में, ये जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों देखिए, इनके अनुसार यानी नॉम चॉम्स्की के अनुसार अगर बात करें तो भाषा अर्जन की क्षमता बालकों में जन्मजात होती है और वह भाषा की व्यवस्था को पहचानने की शक्ति के साथ पैदा होती है, इनका कहना है नॉम चॉम्स्की का। तो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा 5 में भाषा शिक्षण करते समय श्री लाल पाठ्य सामग्री को बच्चों की पृष्ठभूमि, रीति रिवाज यहाँ पे होगा और परंपराओं से संबद्ध करते हैं। श्रीलाल भाषा के किस सिद्धांत का प्रयोग कर रहे हैं? ऑप्शन ए है सटीकता का सिद्धांत, बी है समूहीकरण का सिद्धांत, सी है अभ्यास का सिद्धांत, डी है जीवन से जुड़ाव का सिद्धांत। जैसे कि कक्षा 5 में भाषा शिक्षण करते समय श्रीलाल पाठ्य सामग्री को बच्चों की पृष्ठभूमि, रीति रिवाज और परंपराओं से संबद्ध करते हैं। श्रीलाल भाषा के किस सिद्धांत का प्रयोग कर रहे हैं? सटीकता का सिद्धांत नहीं, समूहीकरण का नहीं, अभ्यास का सिद्धांत नहीं, जीवन से जुड़ाव का सिद्धांत। ऑप्शन डी दोस्तों ये जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। श्रीलाल जो है भाषा के जीवन से जुड़ाव का सिद्धांत का प्रयोग कर रहे हैं। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे। गोवा में कोंकणी, मराठी, अंग्रेजी, हिंदी और पुर्तगाली भाषाएं बोली जाती हैं। कहाँ पे? गोवा में। इसका तात्पर्य यह हुआ कि गोवा ऑप्शन ए है बहुभाषिक राज्य है, बी है एक भाषिक राज्य है, सी है द्विभाषिक राज्य है, डी ऐसी राज्य है जहाँ भाषाएं पढ़ाई जाती हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे साफ साफ दिया गया है कि गोवा में कोंकणी, मराठी, अंग्रेजी, हिंदी और पुर्तगाली भाषाएं बोली जाती हैं। इसका तात्पर्य यह हुआ कि गोवा जो है वो क्या है? बहुभाषिक राज्य है। ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर व्याकरण पढ़ाते समय अध्यापक को किस विधि का प्रयोग करना चाहिए जिससे कि बच्चे काम में व्यस्त रहें और एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया कर सके? ऑप्शन ए दिया है पाठ्यपुस्तक, बी है अनुवाद, सी है आगमनात्मक, डी है निगमनात्मक। तो देखिए प्राथमिक स्तर पर व्याकरण पढ़ाते समय अध्यापक को आगमनात्मक विधि का प्रयोग करना चाहिए जिससे कि बच्चे काम में व्यस्त रहें और एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करके सीख सके। ऑप्शन सी आप देख पा रहे हैं ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निष्क्रिय शब्दावली में ऐसे शब्द होते हैं। ऑप्शन ए दिया गया है जिनका प्रयोग कभी कभार होता है, बी है जिनका प्रयोग अक्सर किया जाता है, सी दिया है जिनका इस्तेमाल भाषा वैज्ञानिक करते हों, डी है जिनका इस्तेमाल लेखक करते हैं। निष्क्रिय शब्दावली में ऐसे शब्द होते हैं जिनका प्रयोग जो है कभी कभार होता है। ऑप्शन ए में ही आप देख पा रहे होंगे यही इसका करेक्ट आंसर होगा। ऐसा शब्द जिनका प्रयोग कभी कभी ही होता है, ऐसे शब्द जो है निष्क्रिय शब्द कहलाते हैं जिनका प्रयोग कभी कभी होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। त्रुटियों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें बताना है कि त्रुटियों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए है त्रुटियां भाषा अधिगम की प्रक्रिया में व्यवधान डालती हैं, बी है त्रुटियां हमेशा बुरी नहीं होती हैं, सी है त्रुटियां भाषा अधिगम प्रक्रिया का महत्वपूर्ण आयाम है, डी है त्रुटियां द्वितीय भाषा अर्जन की प्रक्रिया को समझने में सहायक है। त्रुटियों के बारे में इसमें कौन सा कथन सही नहीं है ये आपको बताना। ऑप्शन ए में देख पा रहे होंगे त्रुटियां भाषा अधिगम की प्रक्रिया में व्यवधान डालती हैं। इसको भी देख लेते हैं। बी है त्रुटियां हमेशा बुरी नहीं होती हैं, ये होगा आपका त्रुटियां भाषा अधिगम प्रक्रिया का महत्वपूर्ण आयाम है, ये भी होगा। त्रुटियां द्वितीय भाषा अर्जन की प्रक्रिया को समझने में सहायक है, ये भी है। यानी आपका कौन सा नहीं होगा? त्रुटियां भाषा अधिगम की प्रक्रिया में व्यवधान डालती हैं। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। इसमें नहीं पूछा है तो आपको कौन सा सही नहीं है वही बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे। कल्पना करें कि आप किसी गतिविधि क्लब के सचिव हैं। आपने अपने विद्यालय में एक सेमिनार की अध्यक्षता हेतु किसी भाषा वैज्ञानिक को आमंत्रित किया है। आप उनका साक्षात्कार कर रहे हैं और उसमें उनके व्यवसाय, शौक और भविष्य की योजनाओं के बारे में पूछ रहे हैं। इस गतिविधियों को किस श्रेणी में रखेंगे? ऑप्शन ए दिया गया है श्रवण और लेखन गतिविधि, बी है वाचन और लेखन गतिविधि, सी है पठन और श्रवण गतिविधि, डी है श्रवण और वाचन गतिविधि। जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है कि कल्पना करें आप किसी गतिविधि क्लब के सचिव हैं। आपने अपने विद्यालय में एक सेमिनार की अध्यक्षता हेतु किसी भाषा वैज्ञानिक को आमंत्रित किया। भाषा वैज्ञानिक क्वेश्चन को आप लोग समझेंगे दोस्तों तो आंसर खुद आपको मिल जाएगा। आप उनका साक्षात्कार कर रहे हैं और उसमें उनके व्यवसाय, शौक और भविष्य की योजनाओं के बारे में पूछ रहे हैं। इस गतिविधि को किस श्रेणी में रखेंगे? श्रवण और लेखन, लेखन की तो यहाँ पे बात ही नहीं है। वाचन और लेखन नहीं होगा। पठन और श्रवण गतिविधि, श्रवण और वाचन गतिविधि। ऑप्शन डी दोस्तों ये जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन डी, ठीक है। श्रवण की बात करें दोस्तों, अगर यहाँ पे हम लोग श्रवण कौशल की, तो किसी का वाचन सुनने और सुनकर अर्थ एवं भाव को समझने की क्रिया जो है श्रवण कौशल कहलाती है। वहीं वाचन कौशल की हम लोग बात करें यहाँ पे तो अपने भावों और विचारों को मौखिक भाषा के द्वारा बोलकर अभिव्यक्त करना ही जो है वाचन कौशल में आता है। तो ये ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख
पा रहे होंगे आप लोग, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। इस प्रकार की तथ्यात्मक सूचना संबंधी लेखन को किस श्रेणी में रखेंगे? ऑप्शन ए दिया है प्रतिपादक लेखन या फिर व्याख्यात्मक, बी है प्रत्ययकारी लेखन या फिर आकर्षक, सी है वृत्तांतात्मक लेखन, डी है विवरणात्मक लेखन। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आप लोग भी अपने आंसर करिए। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, इस प्रकार की तथ्यात्मक सूचना संबंधी लेखन को क्या बोलेंगे? इसे प्रतिपादक लेखन यानी व्याख्यात्मक श्रेणी में रखेंगे। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन 20 जनवरी 2023 को पूछे गए हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, विद्यार्थियों के साथ साहित्य पर बात क्यों करनी चाहिए? इससे संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें से कौन सा कथन सही नहीं? जैसा कि दोस्तों अब जो है आपका एग्जाम जो है वो ऑफलाइन मोड में होगा और आपको जो पेपर मिलेगा ना, तो ये नहीं वर्ड जहां आएगा आप उसे अंडरलाइन कर लेना। इस तरह से आप बहुत सारे क्वेश्चन से गलत करने से बच सकते हैं, क्योंकि अभ्यर्थी जो है नहीं वर्ड जो है उस पर ध्यान नहीं देते हैं और उसमें पॉजिटिव आंसर करके चले आते हैं। इस तरह से वो वहां पे तो सही करके आते हैं, लेकिन बाद में जब उसे चेक करते हैं तो वो गलत रहता है। तो अगर आप उसे जो है अंडरलाइन कर लेंगे तो आप श्योर रहेंगे कि हाँ इसमें पूछा क्या गया है, आपको वही बताना है। ऑप्शन ए में दिया है यह बहुत प्रेरणास्पद है, बी है यह पाठ्यक्रम शामिल नहीं है, सी है यह विद्यार्थियों को दूसरों की संस्कृति समझने में मदद करता है, डी है यह भाषा अर्जन का आधार है। विद्यार्थियों के साथ साहित्य पर बात क्यों करनी चाहिए? इससे संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? तो दोस्तों ऑप्शन बी जो है यह पाठ्यक्रम शामिल नहीं है, बी वाला जो है ये सही नहीं है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भाषा अधिगम में निदानात्मक परीक्षण का क्या उद्देश्य है? निदानात्मक और उपचारात्मक, यहाँ से दोस्तों एक क्वेश्चन आपका एक बनता ही है और ये काफी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए दिया गया है योगात्मक आकलन की योजना बनाना और प्रश्न पत्र तैयार करना, बी है शिक्षार्थियों की समझ में रह गए अंतरों कमियों को जानना, सी है विद्यार्थियों को काम दिलवाने के उद्देश्य से उनकी भाषाई निपुणता का परीक्षण करना, डी है किसी विशिष्ट कार्यक्रम हेतु अभ्यर्थी हेतु की पात्रता का आकलन करना। ये भी नहीं होगा। भाषा अधिगम में निदानात्मक परीक्षण का क्या उद्देश्य है? शिक्षार्थियों की समझ में रह गए अंतरों कमियों को जानना। दोस्तों ये ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा और ये इंपॉर्टेंट है। निदानात्मक उपचारात्मक इन दो टॉपिक से आपका एक क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, वाइगोस्की के अनुसार बच्चे साथियों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया से सीखते हैं, एक भाषा शिक्षक के रूप में। ऑप्शन ए है अपने पाठ की इस तरह से योजना बनाएं कि वे कक्षा में अकेले बैठें तथा कक्षा में अंतःक्रिया एवं बातचीत किए बिना कार्य करें, बी है ऐसी पाठ योजना बनाएं जिसमें अंतःक्रिया से बचने के लिए खेल और चर्चा शामिल न की जाए, सी है कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए प्रोत्साहन पुरस्कार एवं दंड का प्रयोग करें, डी है जोड़े एवं समूह कार्य के लिए योजना बनाएं ताकि वे साथियों के साथ अंतःक्रिया कर सके। जैसा कि वाइगोस्की के अनुसार पूछा गया है, बच्चे साथियों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया से सीखते हैं, एक भाषा शिक्षक के रूप में आप का क्या योगदान है? आप अपने पाठ की इस तरह से योजना बनाएं कि वे कक्षा में अकेले बैठे। दोस्तों अकेले बैठना ये आपका निगेटिव वर्ड है। ऐसी पाठ योजना बनाएं जिसमें अंतःक्रिया से बचने के लिए यहाँ पे दिया गया है नहीं। सी है कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए प्रोत्साहन पुरस्कार एवं दंड का प्रयोग करें, दंड का प्रयोग नहीं करना है आपको। डी है जोड़े एवं समूह कार्य के लिए योजना बनाएं ताकि वे साथियों के साथ अंतःक्रिया कर सके। ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, और जो है उनमें समुदाय की भावनाओं का विकास हो सके, इनका जो है वाइगोस्की का मत है। सांस्कृतिक अंतःक्रिया या यहाँ से भी इस टॉपिक से भी आपका एक क्वेश्चन बनता है वाइगोस्की से। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तरीका भाषा शिक्षक के द्वारा अपनाया जाना चाहिए? ऑप्शन ए है धारा प्रवाह बोलने वाले विद्यार्थियों को कक्षा में अनुकरणीय विद्यार्थी के रूप में स्वीकार करना, बी है कक्षा हेतु कुछ कठोर नियम बनाना, तथा सुनिश्चित करना कि उनका कड़ाई से पालन होना चाहिए, और सी दिया है यह सुनिश्चित करना कि उसकी कक्षा में सभी विद्यार्थी महसूस करें कि उन्हें स्वीकृति एवं महत्व दिया जा रहा है, चाहे वे किसी भी भाषा सामाजिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से संबंध खाते हों। डी है यह सुनिश्चित करना कि भाषा की कक्षा में सुविधा वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कठिन परिश्रम करना। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका भाषा शिक्षक के द्वारा अपनाया जाना चाहिए? धारा प्रवाह बोलने वाले विद्यार्थियों को कक्षा में अनुकरणीय विद्यार्थी के रूप में स्वीकार करना, बी है कक्षा हेतु कुछ कठोर नियम बनाना, ये भी नहीं होगा। सी है यह सुनिश्चित करना कि उसकी कक्षा में सभी विद्यार्थी महसूस करें कि उन्हें स्वीकृति और महत्व दिया जा रहा है, चाहे वे किसी भी भाषा सामाजिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से संबंध खाते हो। ऑप्शन सी दोस्तों ये जो है इसका सबसे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे हैं, भारतीय कक्षाएं बहुभाषी कक्षाएं होती हैं।
बहुभाषिकता के इस संदर्भ को ध्यान में रखते हुए प्राथमिक स्तर पर बहुभाषिक कक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक उपयुक्त है? बहुभाषिकता से भी आपका एक प्रश्न आता है। ऑप्शन ए है शिक्षक को शिक्षार्थी की भाषा को नज़रअंदाज करते हुए विद्यालय की भाषा पर ध्यान देना चाहिए। शिक्षार्थी की भाषा को नज़रअंदाज, ये आप देख पा रहे हैं नेगेटिव वर्ड, ये आपका आंसर ही नहीं होगा। बी है घर की भाषा का मातृभाषा घर पर बोलनी चाहिए न कि विद्यालय, जबकि आपने देखा होगा मातृभाषा का बहुत बड़ा योगदान होता है। बच्चे की पहली भाषा जो है मातृभाषा ही होती है और स्कूल विद्यालय में भी जो टीचर पढ़ा रहे हैं उन्हें मातृभाषा से रिलेट करके बच्चों को पढ़ाना है ताकि वो चीज़ों को समझ सके। सी है भारत में एकल भाषी विद्यालय होना चाहिए तथा शिक्षार्थियों को उनकी भाषा की प्राथमिकताओं के अनुसार प्रवेश देना चाहिए, ये भी नहीं होगा। डी है शिक्षक शिक्षार्थियों को उनकी स्वयं की भाषा में संप्रेषण करने एवं अभिव्यक्ति हेतु प्रोत्साहित करें तथा उनके विचारों को सम्मान दे, ये भी सबसे बेस्ट आंसर है जो आपका डी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लक्ष्य दृश्य शब्द शब्द भंडार में किस प्रकार का शब्द है? ऑप्शन ए दिया गया है रट कर सीखा जाता है। रट कर जहां भी दोस्तों आए रटना, ये आपका नेगेटिव वर्ड है, होगा ही नहीं। बी है पाठक इसकी पहचान करता है और बिना किसी जटिल विश्लेषण के इसे अर्थपूर्ण पाता है। सी है लेखक की शैली की प्रभावशीलता का निर्णय लेने से मदद करता है। डी है कम प्रयुक्त किया जाता है, नहीं। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, पाठक इसकी पहचान करता है और बिना किसी जटिल विश्लेषण के इसे अर्थपूर्ण पाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, आरंभिक साक्षरता उपागम पर आधारित कक्षा के लिए बच्चों को कक्षा में क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए दिया गया है पारंपरिक प्रवेशिका पढ़नी चाहिए। बी है विभिन्न प्रकार की लिखित और वाचिक सामग्री से अंतःक्रिया करनी चाहिए। सी है ड्रिल और अभ्यास वाली वर्कशीट पर काम करना चाहिए। डी है मौखिक ड्रिल अभ्यास करना चाहिए। आरंभिक साक्षरता उपागम पर आधारित कक्षा के लिए बच्चों को कक्षा में क्या करना चाहिए? उन्हें जो है विभिन्न प्रकार की लिखित और वाचिक सामग्री से अंतःक्रिया करनी चाहिए। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्रेशन के सिद्धांत 1+1 का क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए दिया गया है शिक्षार्थी इस प्रकार के सक्षम हो कि वे अपने मजबूत पक्ष तथा कमजोर पक्ष की पहचान कर सकें। बी है भाषा तब सीखी जाती है जब शिक्षार्थियों को दूसरे व्यक्तियों से मिलने के मौके हो। सी है सामग्री का स्तर शिक्षार्थियों की क्षमता के वर्तमान स्तर से कुछ ऊपर के स्तर का होना चाहिए, यहाँ पे दोस्तों होगा। डी है कक्षा कार्य का अभ्यास घर में करवाया जाना चाहिए। क्रेशन के सिद्धांत 1+1 का क्या तात्पर्य है, यहाँ पे ये बताना है। दोस्तों देखिए, क्रेशन के सिद्धांत 1+1 का तात्पर्य है सामग्री का स्तर शिक्षार्थियों की क्षमता के वर्तमान स्तर से कुछ ऊपर के स्तर का होना चाहिए। तो ये किस ऑप्शन में आप देख पा रहे हैं? ऑप्शन सी, सामग्री का स्तर शिक्षार्थियों की क्षमता के वर्तमान स्तर से कुछ ऊपर के स्तर का होना चाहिए। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे हैं, बालिका संकोच के साथ बात करती है जिससे कई बार संप्रेषण में व्यवधान होता है। यह रूब्रिक किस बात का आकलन करेगा? ऑप्शन ए दिया है उच्चारण, बी है व्याकरण, सी है प्रवाह, डी है शब्द भंडार। बालिका जो है संकोच के साथ बात करती है जिससे कई बार संप्रेषण में व्यवधान होता है। यह जो है रूब्रिक प्रवाह का आकलन करेगा। तो इसमें ऑप्शन सी आप देख पा रहे होंगे प्रवाह, ये जो है करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा 1 की अध्यापिका ने कक्षा में मौजूद वस्तुओं पर लेबल लगाए हुए हैं। उसने कुछ की कक्षा की दीवारों पर शिक्षार्थियों के घर की भाषा में कहानियों और कविताओं के पोस्टर लगाएं। इस तरह से अध्यापिका क्या करना चाहती है? ऑप्शन ए दिया गया है बच्चों को अंग्रेजी सीखने में मदद करना चाहती है। बी है मुद्रित या फिर लिखित समृद्ध परिवेश रचना चाहती है। सी अपनी कक्षा को सजाना चाहती है। डी अपनी रचनात्मकता का प्रदर्शन करना चाहती है। कक्षा की एक अध्यापिका ने कक्षा में मौजूद वस्तुओं पर लेबल लगाए हुए हैं। उसने कक्षा की दीवारों पर शिक्षार्थियों के घर की भाषा में कहानियों और कविताओं के पोस्टर लगाएं। इस तरह से अध्यापिका क्या करना चाहती है? बच्चों को अंग्रेजी सीखने में मदद करना चाहती है? नहीं। बी है मुद्रित लिखित समृद्ध प्रवेश रचना चाहती है। सी अपनी कक्षा को सजाना चाहती है? नहीं। अपनी रचनात्मकता का प्रदर्शन करना चाहती है? नहीं। ऑप्शन बी दोस्तों मुद्रित या फिर लिखित समृद्ध प्रवेश रचना चाहती है। बी जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, भाषा का विचार पर प्राधान्य आधिपत्य है, ये किसके द्वारा समर्थित है? ऑप्शन ए दिया गया है बेंजामिन उर्फ, बी है पियाजे, सी है वाइगोस्की, डी है स्किनर। तो दोस्तों देखिए, भाषा का विचार पर प्राधान्य आधिपत्य है, ये किसके द्वारा समर्थित है? तो ये जो है बेंजामिन उर्फ के द्वारा समर्थित है। तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन जो हैं आपके 24 जनवरी 2023 को पूछे गए हैं और इन सारे क्वेश्चन पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। थोड़ा नए क्वेश्चन इसमें है इस शिफ्ट के पेपर में। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे कक्षा 3 के अध्यापिका अपने साथियों
कक्षा 3 की अध्यापिका अपने विद्यार्थियों के वाचन कौशल का आकलन करना चाहती है। कौन सी गतिविधि उपयुक्त नहीं है? ऑप्शन ए दिया है बच्चों को पढ़ी गई सामग्री से शब्दों के अर्थ बताने के लिए कहना, बी है अपने प्रिय भोज्य पदार्थ का नाम बताने के लिए कहना, सी है बच्चों को अपने आप 4 से 5 वाक्यों में परिचय देने के लिए कहना, डी है दिखाए गए चित्र का 3 वाक्यों में वर्णन करने के लिए कहना। कक्षा 3 की अध्यापिका है, अपने विद्यार्थियों के वाचन कौशल का आकलन करना चाहती है। वाचन कौशल, इस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। कौन सी गतिविधि इसमें उपयुक्त नहीं है ये आपको बताना है, ठीक है। ऑप्शन ए में दिया है बच्चों को पढ़ी गई सामग्री से शब्दों के अर्थ बताने के लिए कहना, बी है अपने प्रिय भोज्य पदार्थ का नाम बताने के लिए कहना, ये तो होगा। बच्चों को अपने आप का 4-5 वाक्य में परिचय देने के लिए कहना, ये भी हो सकता है। दिखाए गए चित्र का 3 वाक्य में वर्णन करने के लिए कहना, ये भी होगा। यानी कौन सा नहीं होगा? तो बच्चों को पढ़ी गई सामग्री से शब्दों के अर्थ बताने के लिए कहना, ये नहीं होगा। तो यही आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाषा कौशलों के संबंध में कौन सा कथन सही है? भाषा कौशलों के संबंध में कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। ए दिया गया श्रवण और पठन उत्पादन कौशल है, बी है श्रवण और वाचन ग्राह्य कौशल है, और सी है श्रवण उत्पादक कौशल है पर पठन ग्राह्य कौशल है, डी है श्रवण ग्राह्य है जबकि वाचन उत्पादक कौशल है। तो दोस्तों श्रवण ग्राह्य है जबकि वाचन उत्पादक कौशल है, यही करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन डी जो है, जबकि पूछा है भाषा कौशलों के संबंध में कौन सा सही है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाषा की कक्षा में अध्यापिका बच्चों को एक गतिविधि करवाती है जिसमें विद्यार्थी पाठ्य सामग्री की ओर दौड़ कर जाते हैं, फिर अपने सहपाठी को वापस आकर पाठ्यवस्तु की सामग्री बताते हैं। इस गतिविधि को क्या कहा जाएगा? ऑप्शन ए है रनिंग टेक्स्ट, बी है रनिंग श्रुतलेख, सी है डम्ब शिराज, डी है जिक्सा डिक्टेशन। तो इसे क्या कहा जाएगा? जैसे कि देख पा रहे होंगे, एक गतिविधि करवाती है जिसमें विद्यार्थी पाठ्य सामग्री की ओर दौड़ कर जाते हैं, फिर अपनी सहपाठी को वापस आकर पाठ्यवस्तु की सामग्री बताते हैं। इस गतिविधि को क्या कहा जाएगा? तो दोस्तों इसे रनिंग श्रुतलेख कहा जाएगा। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक ऐसा गत्यात्मक वैकल्य जो ध्वनि पैदा करने के लिए जीभ और होठ के समन्वयन को प्रभावित करता है, क्या कहलाएगा? ऑप्शन ए है डिक्सिया, बी है डिस्फ्रेजिया, सी है डिसर्थिया और डी है डिस्कैल्कुलिया। दोस्तों देखिए, डिसर्थिया एक ऐसा गत्यात्मक वैकल्य है जो ध्वनि पैदा करने के लिए जीभ और होठों के समन्वयन को प्रभावित करता है। तो इसमें डिसर्थिया कहाँ है? ऑप्शन सी आप देख पा रहे हैं, यही करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ये डिस्कैल्कुलिया जो होता है ये गणित में गणना संबंधी विकार होता है, डिस्कैल्कुलिया। यहाँ से डिस्कैल्कुलिया, डिस्ग्राफिया, डिस्प्लेक्सिया और डिसलेक्सिया, इन सब से एक क्वेश्चन आपका पूछा जाता है हिंदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे। निपुण द नेशनल इनिशिएटिव फॉर अचीविंग फाउंडेशन स्किल का मुख्य केंद्र किस पर है? ऑप्शन ए दिया गया पठन, वाचन, लेखन, श्रवण और संख्या बोध, बी है पठन लेखन, सी है पठन लेखन और अंक गणित, डी है समझ के साथ पठन और संख्या बोध। निपुण द नेशनल इनिशिएटिव फॉर अचीविंग फाउंडेशन स्किल का मुख्य केंद्र समझ के साथ पठन और संख्या बोध पर है। तो ऑप्शन डी में आप देख पा रहे होंगे, समझ के साथ पठन और संख्या बोध, ये जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। और दोस्तों पिछली बार जो है दिसंबर 2022 की बात करें तो सभी शिफ्टों में निपुण से क्वेश्चन आपका बना था। तो निपुण का जो टॉपिक है इसको मैं अलग से दूंगी और इसको आपको डिटेल में पढ़ना है क्योंकि यहाँ से आपका क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा परीक्षण विद्यार्थी की किसी विशिष्ट कार्य से संबंधित उस उपलब्धि का मापन करता है जिसकी उसे बाद में इस्तेमाल की आवश्यकता है? ऑप्शन ए दिया गया है वस्तुनिष्ठ परीक्षण, बी है सक्षमता परीक्षण, सी है निपुणता परीक्षण, डी है उत्पादक परीक्षण। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा परीक्षण विद्यार्थी की किसी विशिष्ट कार्य से संबंधित उस उपलब्धि का मापन करता है जिसकी उसे बाद में इस्तेमाल की आवश्यकता होती है? तो दोस्तों ये निपुणता परीक्षण होगा। ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ये जो है निपुणता परीक्षण भाषा परीक्षण विद्यार्थी की किसी विशिष्ट कार्य से संबंधित उस उपलब्धि का मापन करता है जिसकी उसे बाद में इस्तेमाल की आवश्यकता होती है। तो यही ऑप्शन सी निपुणता परीक्षण ये करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे। कक्षा 4 के शिक्षार्थियों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए परीक्षण तकनीक इस प्रकार की होनी चाहिए कि वह शिक्षार्थी की इस बात का आकलन कर सके कि वह, दोस्तों यहाँ पे आकलन रहेगा, इसको आप लोग जो है करेक्ट कर लीजिएगा। ऑप्शन ए दिया श्रुत लेख कर सकता है, बी है अच्छी लिखावट में उत्तर लिख सकता है और सी है युक्ति संगत और व्यवस्थित रूप से विचार अभिव्यक्त कर सके, डी है प्रश्नों को समझकर अपने उत्तर लिख सके। कक्षा 4 के शिक्षार्थियों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए परीक्षण तकनीक इस प्रकार की होनी चाहिए कि वह
विद्यार्थी की इस बात का आकलन कर सके कि वह युक्ति संगत और व्यवस्थित रूप से विचार अभिव्यक्त कर सके। तो इसमें ऑप्शन सी आप देख पा रहे होंगे, युक्ति संगत और व्यवस्थित रूप से विचार अभिव्यक्त कर सके, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोगों का एक समूह जो भाषा के प्रयोग के संबंध में भाषिक मानकों के एक प्रतिमान सेट को साझा करता है तथा कहलाता है। ऑप्शन ए है भाषा रजिस्टर या फिर भाषा प्रयुक्त, बी है वाक समुदाय, सी है बोली समुदाय, डी है वाक रजिस्टर। लोगों का एक समूह जो भाषा के प्रयोग से के संबंध में भाषिक मानकों के एक प्रतिमान को साझा करता है, ये क्या कहलाएगा? वाक समुदाय कहलाएगा। ऑप्शन बी दोस्तों ये जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे। पठन बोध का संवर्धन करने के लिए अध्यापक को कौन सा लेखन कार्य देना चाहिए? किसके लिए? पठन बोध का संवर्धन करने के लिए। ऑप्शन है पाठ्य सामग्री में पढ़े गए शब्दों का उल्लेख करवाना, बी है विद्यार्थियों को पढ़ी गई सामग्री का सारांशीकरण करने के लिए कहना, सी है किसी सामग्री को पढ़ते समय उसमें आए कठिन शब्दों के अर्थ कंठस्थ करके लिखने के लिए कहना, नहीं। डी है किसी सामग्री को पढ़ते समय उसमें आए नए शब्दों से वाक्य बनाने के लिए कहना, ये भी जो है करेक्ट आंसर नहीं होगा। ऑप्शन बी जो है विद्यार्थियों को पढ़ी गई सामग्री का सारांशीकरण करने के लिए कहना, ये जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे। पाठ्य सामग्री के बारे में सामान्य जानकारी हासिल करने की दृष्टि तेजी से किया गया पठन क्या कहलाएगा? ऑप्शन ए है बारीकी से पठन, बी है तीव्र पठन, सी है सरसरी तौर पर पठन, डी है अर्थपूर्ण पठन। पाठ्य सामग्री के बारे में सामान्य जानकारी हासिल करने की दृष्टि तेजी से किया गया पठन क्या कहलाएगा? तो ये जो है सरसरी तौर पर पठन कहलाएगा। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आगे। भाषा के बारे में कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए दिया गया है किसी बोली की कई भाषाएं हो सकती हैं, बी है बोली और भाषा एक ही है, सी है एक भाषा की कई बोलियां हो सकती हैं, डी है बोली और भाषा पारस्परिक रूप से बोधगम्य है। इसमें पूछा गया भाषा के बारे में कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। तो किसी बोली की कई भाषाएं हो सकती हैं, ये नहीं है। बोली और भाषा एक ही है, ये भी नहीं करेक्ट होगा। एक भाषा की कई बोलियां हो सकती हैं, ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, एक भाषा की जो है कई बोलियां हो सकती हैं, भाषा के बारे में सही कथन यही है। और एक भाषा के अंदर अनेक बोलियां हो सकती हैं, लेकिन एक बोली के अंदर अनेक भाषा नहीं हो सकती है। तो इसमें ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, निपुण क्या है? दोस्तों पिछली बार जो है यहाँ से इस टॉपिक से काफी क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, हर शिफ्टों में लगभग पूछे गए हैं। तो इस पर जो है आपको अच्छे से पढ़ना है और इसके अलग से मैं वीडियो दूंगी निपुण से रिलेटेड डिटेल में, ताकि उससे रिलेटेड कहीं से भी क्वेश्चन पूछे तो आप लोग उसे कर लें। ऑप्शन ए दिया गया है यह विद्यालय बच्चों के लिए शिक्षा का कार्यक्रम है, बी है यह विद्यालय के बहुत छोटे बच्चों में साक्षरता पठन और संख्या ज्ञान समुन्नत करने का कार्यक्रम है, सी दिया गया है यह विद्यालय के बहुत छोटे बच्चों में पठन और गणितीय कौशल विकसित करने का कार्यक्रम है, डी है वह विद्यालय के बहुत छोटे बच्चों में देशभक्ति विकसित करने का कार्यक्रम है। तो निपुण क्या है ये आपको बताना है। तो दोस्तों ये देखिए, ये विद्यालय के बहुत छोटे बच्चों में साक्षरता पठन और संख्या ज्ञान समुन्नत करने का कार्यक्रम है। तो ऑप्शन बी जो है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, देखिए नई शिक्षा नीति 2020 के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन के लिए 5 जुलाई 2021 कब 5 जुलाई 2021 को भारत के शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी के द्वारा निपुण भारत कार्यक्रम की शुरुआत की गई। निपुण का अर्थ है, जैसे इंग्लिश में इसका फुल फॉर्म भी पूछने को आता है, तो नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। तो यहाँ से अगर फुल फॉर्म भी पूछे तो आप लोग इसे कर लेंगे। और हिंदी में संख्यात्मक ज्ञान के साथ पठन में निपुणता इसको बोलते हैं। ठीक है, निपुण भारत योजना का मुख्य उद्देश्य जो था वो आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान को छात्रों के अंतर्गत विकसित करना है। और वर्तमान में भारत के जो शिक्षा मंत्री हैं वो धर्मेंद्र प्रधान हैं। 7 जुलाई 2021 को धर्मेंद्र प्रधान जी द्वारा शिक्षा मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की गई है। तो वर्तमान में भी अगर कुछ पूछे तो आप लोग उसे कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस ग्राह्य कौशल किसे जो है इसमें से ग्राह्य कौशल कहेंगे ये आपको बताना है। ऑप्शन ए दिया गया है पठन और श्रवण, बी है पठन और वाचन, सी है लेखन और श्रवण, डी है लेखन और वाचन। निम्नलिखित में से किस ग्राह्य कौशल कहेंगे? तो इसमें से ऑप्शन ए दोस्तों पठन और श्रवण को ही ग्राह्य कौशल कहेंगे। तो ऑप्शन ए में ही आप देख पा रहे हैं, ये जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, पठन कौशल। पठन कौशल की बात करें दोस्तों तो ये जो है लिखी हुई सामग्री को पढ़ते हुए उसका अर्थ ग्रहण करना ही जो है पठन कौशल कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बहुभाषावाद क्या है? इसमें से पूछा गया है कि बहुभाषावाद क्या है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए दिया गया है विद्यालय में बहुत सी भाषाओं का अध्यापन, बी है कार्यालय भाषा कार्यालयी भाषा और अंग्रेजी का अध्यापन, सी है विद्यालय में शिक्षार्थियों की भाषा का शिक्षण अधिगम, डी है विद्यालय के रचनात्मक वर्षों में कम से कम 3 भाषाओं का शिक्षण।
तो बहुभाषावाद क्या है ये आपको बताना है। तो दोस्तों देखिए, बहुभाषावाद जो है ये विद्यालय में शिक्षार्थियों की भाषाओं का शिक्षण अधिगम है। बहुभाषावाद या बहुभाषिकता से तात्पर्य एक से अधिक भाषाओं के प्रयोग से है। किसी बच्चे द्वारा एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग जो है बहुभाषावाद कहलाता है। तो ऑप्शन सी में आप देख पा रहे हैं कि विद्यालय में शिक्षार्थियों की भाषाओं का शिक्षण अधिगम, ये जो है बहुभाषावाद क्या है ये पूछा गया है। तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कक्षा 2 के एक अध्यापक ने अपने विद्यार्थियों से कहा कि वे शब्द संपदा सीखने के लिए अपने घर से पशु व वाहन वाले अपने खिलौने लेकर आएं। भाषा शिक्षण शास्त्र की दृष्टि से ये खिलौने क्या हैं? ऑप्शन ए है शिक्षण सामग्री, बी है वास्तविक सामग्री, सी है वास्तविक वस्तुएं, डी है प्रदत्तिकार। तो दोस्तों देखिए, कक्षा 2 के एक अध्यापक ने अपने विद्यार्थियों से कहा कि वे शब्द संपदा सीखने के लिए अपने घर से पशु वाहन वाले अपने खिलौने लेकर आए। भाषा शिक्षण शास्त्र की दृष्टि से ये खिलौने जो है वास्तविक सामग्री है। ऑप्शन बी में आप देख पा रहे होंगे, ये जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। वास्तविक सामग्री के माध्यम से छात्र पाठ को आसानी से समझते हैं, सीधे संपर्क में आकर सूक्ष्म चिंतन को की ओर जो है अग्रसर होते हैं, चीजों को जो देख करके सीखते हैं, अनुभव करके सीखते हैं। तो इसमें ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। कक्षा 3 की एक बालिका शब्दों के प्रत्येक अक्षर की ध्वनि समझ लेती है, पढ़ लेती है, वह क्या करने का प्रयास कर रही है? ऑप्शन ए दिया गया संकेत बनाना या फिर एनकोडिंग, बी है संकेत खोलना या फिर डिकोडिंग, सी है अर्थ निर्माण, डी है अर्थ के लिए पठन। तो जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है, कक्षा 3 की एक बालिका शब्दों के प्रत्येक अक्षर की ध्वनि समझ लेती है, पढ़ लेती है, वो क्या करने का प्रयास कर रही है? वो संकेत खोलना, डिकोडिंग इसका प्रयास कर रही है। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों डिकोडिंग जो है सीखने के लिए बुनियादी आधारभूत कौशल, बच्चों के शब्द पहचानने की क्षमता है। जो बच्चा शब्द और उसके अर्थ को जितनी बेहतरीन से अच्छा समझ सकता है, वह संकेत खोलना या फिर डिकोडिंग के कौशल को उतनी अच्छी गति से सीख सकता है। तो इसका ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे। पहली कक्षा की अध्यापिका ने कक्षा की दीवारों पर इस तरह से जगह छोड़ी हुई है कि बच्चे किरम काटे, स्क्रिबलिंग बना सकें, चित्रकारी कर सकें। बच्चों की इन गतिविधियों को क्या कहेंगे? ऑप्शन ए दिया गया है आरंभिक साक्षरता, बी दिया गया हाथ आंख समन्वयन, सी है लेखन विकास और डी है चित्रकारी सीखना। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये आपको बताना है। यहाँ पे पहली कक्षा की अध्यापिका ने कक्षा की दीवारों पर इस तरह से जगह छोड़ी हुई है कि बच्चे किरम काटे या फिर स्क्रिबलिंग बना सकें, चित्रकारी कर सकें। बच्चों की इन गतिविधियों को क्या कहेंगे? तो इसे जो है आरंभिक साक्षरता कहेंगे। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। अधिगम के शुरुआती वर्षों में कौन सा उद्देश्य तुकबंदियों और शिशु गीतों का नहीं है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए दिया गया है भाषा विकास, बी है मूल्य विकास, सी है कल्पनाशीलता एवं अनुमान, डी है व्याकरणिक क्षमता का विकास। अधिगम के शुरुआती वर्षों तुकबंदियों और शिशु गीतों का उद्देश्य नहीं है। इसमें क्या है? व्याकरणिक क्षमता का विकास करना। डी वाला जो है व्याकरणिक क्षमता का विकास करना, ये जो है नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है डिसलेक्सिया से क्या आशय है? दोस्तों ये क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया, यहाँ से एक क्वेश्चन आपका आता ही आता है और इसको मैंने डिटेल में बताया भी है। जो लोग पिछला जो है सारे शिफ्टों का पेपर जैसा कि मैंने सॉल्व करवाया है, आप लोग अगर देख रहे होंगे तो आप लोग को पता होगा। ऑप्शन ए दिया गया है बच्चों में पठन विकार, बी है संख्याएं कैसे लिखी जाती हैं, ये समझने में समस्या का सामना करना, सी है सूक्ष्म गत्यात्मक कौशलों के संचालन में समस्या, डी है शिक्षार्थियों में एक समझ विकार। यहाँ पे दोस्तों डिसलेक्सिया से क्या आशय है ये आपको बताना है। इसमें जो है ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाएगा, बच्चों में पठन विकार, ये जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों देखिए डिसलेक्सिया में बच्चे को शब्दों को पढ़ने में दिक्कत होती है या पठन विकार से संबंधित होती है। तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। डिस्ग्राफिया, जैसा कि मैंने बताया डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया से यहाँ से क्वेश्चन आपका आता है। डिस्ग्राफिया की अगर बात करें तो डिस्ग्राफिया में बच्चा ठीक से लिख नहीं पाता और डिस्कैल्कुलिया में उसे गणित में दिक्कत आती है। तो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बनता है, इसलिए जो है आप इसे अच्छे से समझिएगा कि डिसलेक्सिया क्या होता है, डिस्ग्राफिया क्या होता है, डिस्कैल्कुलिया क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अश्विनी कक्षा 5 में पढ़ता है और कक्षा 3 तक आते उसे अपनी मातृभाषा में पठन कौशलों का विकास हो चुका था। अब वह अंग्रेजी की अच्छी तरह से पढ़ने लगा है, अंग्रेजी को जो है अच्छी तरह से पढ़ने लगा है। अंग्रेजी पठन की उसकी योग्यता में क्या प्रतिबिंबित हो रहा है? ऑप्शन ए दिया गया पठन निपुणता का विकास, बी है दक्षता संवर्धन, सी है पठन का कौशल, डी है कौशल अंतरण। अश्विनी कक्षा 5 में पढ़ता है, कक्षा 3 तक आते आते उसे अपनी मातृभाषा में पठन कौशलों का विकास
हो चुका था। अब वह अंग्रेजी को जो है अच्छी तरह से पढ़ने लगा है। अंग्रेजी पठन की उसकी योग्यता में क्या प्रतिबिंबित हो रहा है? दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा कौशल अंतरण, जैसा कि ऑप्शन डी में दिया गया है। ये जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब वह जो है अंग्रेजी भी अच्छी तरह से पढ़ने लगा है। अंग्रेजी पठन की उसकी योग्यता में कौशल अंतरण प्रतिबिंबित हो रहा है। कौशल अंतरण का मतलब अगर यहाँ पे इसकी बात करें तो दोस्तों किसी विषय, कार्य या फिर परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का उपयोग किसी अन्य विषय, कार्य या दूसरे विषय में सहायक होता है, तब उसे जो है कौशल अंतरण कहा जाता है। तो ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे। एक अध्यापक विद्यालयी शिक्षा के बुनियादी वर्षों में बच्चों को भाषा की कक्षा में शब्द समूहों, शिशु गीत, तुकबंदियों और छोटी छोटी कहानियों से परिचित करवाता है। वह भाषा अधिगम के किस उपागम का अनुसरण कर रहा है? ऑप्शन ए दिया गया है समग्र भाषा उपागम, बी है शब्द विधि, सी है स्वर्णिम उपागम, डी है समग्र वाक्य उपागम। एक अध्यापक जो है विद्यालय शिक्षा के बुनियादी वर्षों में बच्चों को भाषा की कक्षा में शब्द समूहों, शिशु गति, तुकबंदियों और छोटी छोटी कहानियों से परिचित करवाता है। वह भाषा अधिगम के किस उपागम का अनुसरण कर रहा है? तो वो जो है समग्र भाषा उपागम का अनुसरण कर रहा है। तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे कक्षा 5 के विद्यार्थियों को अपनी सर्वाधिक परीक्षा में निम्नलिखित प्रश्न दिया गया। क्या आप पसंद करते हैं और क्या पसंद नहीं करते हैं, उससे निम्नलिखित वाक्यों की पूर्ति कीजिए। यह प्रश्न किस प्रारूप के अंतर्गत आएगा? आप जो है क्या पसंद करते हैं और क्या पसंद नहीं करते हैं, इस तरह का क्वेश्चन। तो ऑप्शन ए दिया गया है बहुविकल्पीय प्रश्न, बी है लघु उत्तरीय प्रश्न, सी है पाठ से बाहर के प्रश्न, डी है खुले अंत वाले प्रश्न। तो बहुविकल्पी इसमें दिया गया है कि आप क्या पसंद करते हैं और क्या पसंद नहीं करते हैं। तो बहुविकल्पी तो नहीं होगा, लघु उत्तरीय भी नहीं होगा, पाठ से बाहर के प्रश्न ये भी नहीं है, खुले अंत वाले प्रश्न है जिसमें बच्चा वो क्या हर बच्चे जो है खुद से लिखेंगे कि वो क्या पसंद करते हैं क्या नहीं पसंद करते हैं। हर बच्चे की पसंद अलग होगी, नापसंद अलग होगी, तो उस तरह से हर बच्चे का जो आंसर होगा वो अलग अलग होगा और वो अपनी समझ से करेगा। तो ऑप्शन डी जो है दोस्तों ये करेक्ट आंसर होगा। यहाँ से खुले अंत वाला प्रश्न और बंद अंत वाला प्रश्न जो है यहाँ से भी एक क्वेश्चन आता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको मैंने डिटेल में बताया आप सभी को। और दोस्तों इससे पहले के शिफ्ट जितने भी हैं उन सारे पेपर को मैं सॉल्व करवा चुकी हूँ, तो आप लोग जरूर देखिएगा। प्लेलिस्ट में जो है सीरियल वाइज आपको सारा मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे कक्षा 4 की अध्यापिका अपने शिक्षार्थियों को एक पाठ्य सामग्री देती है और वह प्रकृति पर अपना ही एक अनुच्छेद लिखती है। यह पाठ्य सामग्री किसके अंतर्गत आएगी? ऑप्शन ए दिया गया प्रमाणिक सामग्री, बी है प्राकृतिक सामग्री, सी है सृजित की गई सामग्री, डी है प्रवणित सामग्री। कक्षा 4 की अध्यापिका अपने शिक्षार्थियों को एक पाठ्य सामग्री देती है और वह प्रकृति पर अपना ही एक अनुच्छेद लिखती है। यह पाठ्य सामग्री जो है सृजित की गई सामग्री के अंतर्गत आएगी। सृजित की गई सामग्री, ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। और दोस्तों इसकी अगर हम लोग बात करें कि सृजित की गई सामग्री क्या होती है, तो दोस्तों देखिए ये विद्यार्थियों द्वारा स्वयं के ज्ञान को अपने विचारों में अभिव्यक्त करना जो है ये सृजित की गई सामग्री होती है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। कक्षा 5 के विद्यार्थियों को 5 के समूह में बांटा गया और अपनी रुचि का विषय चुनने के लिए कहा गया। बच्चों ने समूह में थीम पर आंकड़ों का संग्रहण किया और रिपोर्ट लिखी। भाषा अधिगम की इस गतिविधि को क्या कहेंगे? ऑप्शन ए दिया गया है प्रदत्त कार्य, बी है समूह कार्य, सी है परियोजना कार्य, डी है सहपाठी कार्य। तो दोस्तों इसे जो है क्या कहेंगे? परियोजना कार्य कहेंगे। तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे। विद्यालय बच्चों में भारतीय भाषाओं को समुन्नत करने वाले भारत सरकार के कार्यक्रम को नाम बताइए। ऑप्शन ए दिया गया भाषा सम्मेलन, बी है एक भारत श्रेष्ठ भारत, सी है आजादी का अमृत महोत्सव, डी है भाषा संगम। विद्यालय बच्चों में भारतीय भाषाओं को समुन्नत करने वाले भारत सरकार के कार्यक्रम को नाम बताइए। तो ये है भाषा संगम। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों ये रहा आपके सीटेट हिंदी का मैराथन। आई होप कि आप सभी को ये क्लास अच्छा लगा होगा। और दोस्तों यहाँ पे मैंने पेडागोजी हिंदी के जितने भी पेडागोजी के क्वेश्चन थे उनको कवर करने की पूरी कोशिश की है, अपना पूरा बेस्ट देने की कोशिश की है। और जो नेक्स्ट इसका पार्ट 2 आएगा उसमें जो पैसेज वाले क्वेश्चन है, जिस तरह से पैसेज पूछे जाते हैं उसके आंसर आपको किस तरह से करना है, पहले पैसेज पढ़ना है या पहले क्वेश्चन पढ़ना है, जिस तरह से आप आसानी से उसे कम टाइम में कर लें उसको डिटेल में हम लोग इसके पार्ट 2 में देखेंगे। तो आप लोग जो है उसको भी ज़रूर देखिएगा और सभी मैराथन जितने भी सब्जेक्ट के आ रहे हैं सभी देखते जाइए, प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस भी मैं दे रही हूँ और जो मॉडल पेपर दे रही हूँ दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वहाँ से सीधे आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो बस इस वीडियो में इतना ही। बाकी आप लोग जो है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। नए हो चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और अपना लव और सपोर्ट इसी तरह बनाए रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्लास के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।